हाय फ्रेंड्स, आज से मैं बीपीएससी के पीआईक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले देखो सीडीएल, सीएपीएफ, एनडीए ऑलमोस्ट उसके अंदर बीपीएससी के भी क्वेश्चन थे, लेकिन उस लेवल के नहीं थे। बिकॉज ये जो मैं क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको तो देख लेगा बहुत आसान है, बट ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपको लिया है 38th बीपीएससी का। आज देखो, आज 75th बीपीएससी की अब अगले साल नोटिफिकेशन निकलेगी। 38th बीपीएससी का पेपर है, क्वेश्चन लिया मैंने। तो यहीं से 38 से लेके 70 बीपीएससी, 70 वाला तो क्या ही बोलना, क्या ही फालतू पेपर था, बट 69 बीपीएससी तक आपके क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। ये सीरीज अब चलती रहेगी रेगुलरली, जैसे कि आपने देखा है इससे पहले इतनी सारी सीरीज आपको कंप्लीट भी की है मैंने। तो उसी तरह से ये भी सीरीज अब चलेगी और कंटिन्यू रहेगी, रेगुलर एक दो वीडियो आते रहेंगे इससे रिलेटेड। और चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा बकवास ना करते हुए। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। हाँ, एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा मैं कि ये कंबाइंड वीडियो रहेगा। कंबाइंड मतलब इसके अंदर अगर साइंस का भी क्वेश्चन आता है तो वो भी होगा इसके अंदर। इसके अंदर अब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो भी कवर होगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ हिस्ट्री रहेगा। इट कंबाइंड पूरा पेपर चलेगा। उसके अंदर वो वाले क्वेश्चन नहीं लूंगा जो 1992 के करंट अफेयर में पूछे थे, क्योंकि अभी रेलेवेंट नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, चलिए तो वाले क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा, वही लूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, वही वाले क्वेश्चन लूंगा जो इंपॉर्टेंट है आज भी। ओके। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखो बहुत सिंपल आंसर है, कुषाण के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब एग्जाम में ये तो चलो हो गया। एग्जाम में मेन पूछा था कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसका मतलब उसके अंदर कौन से फीचर थे। फीचर मेनली पूछे जाते हैं, इसमें इन्फ्लुएंस किसका था। तो देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंस था ग्रीसो रोमन का। ठीक है, ग्रीक एंड रोमन आर्ट स्टाइल थी यहाँ पे। ठीक है, या फिर इंडियन वर्जन भी था वहां पे, और हेलेनिस्टिक दैट इज ग्रीक प्लस रोमन वर्जन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, रोमन एडिशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसके अंदर जो बुद्धा देखेंगे एक तरह से काफी हाइटेड आपको देखने को मिलेंगे बुद्धास। ओके, जैसे बेमियान बुद्धा मतलब एक अफगानिस्तान में बना हुआ था बेमियान बुद्धा का, जो बाद में तालिबान ने उड़ा दिया उसका पूरी तरह से। बहुत हाइटेड आपको मतलब पिक्स मिलेंगे, मतलब पिक्चर उसके अंदर बनाए हुए देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ओके, एक ह्यूमनिस्टिक फॉर्म में आपको बुद्धा का फिगर आपको देखने को मिलता है। सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में पूछा गया है, वो है कि कौन से टाइप का मटेरियल यूज किया गया है। तो इसके अंदर ग्रे सैंडस्टोन यूज किया गया है, ग्रे सैंडस्टोन, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस टाइप के सैंडस्टोन, यहाँ पे किस टाइप के मटेरियल यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे यूज किया गया है ग्रे सैंडस्टोन। और इसके अंदर बुद्धा को कैसे दिखाया गया, बुद्धा को यहाँ पे एक तरह से ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। ओके, उनके आपको बोधि ट्रीज इसमें आप बनते हुए आपको देखेंगे, उनके अलग अलग पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके, और काफी फाइन डिटेलिंग आपको देखने को मिलेंगी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके कर्ली हेयर्स। ओके, आप समझ सकते हैं किस तरह की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं सॉरी यहाँ पे पिक्चर ऐड करना भूल गया, बड़ी सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, मसल्स आपको बॉडी पे उनके देखने को मिलेगी, काफी मेनली बुद्धिस्ट। और ये सब लिए कहां कैसे गए हैं, ये सब लिए गए हैं बुद्धिस्ट थीम से। बुद्धिस्ट थीम यहाँ पे क्या है भैया, आपका जातका स्टाइल से लिए गए हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि जातका जो है वो किससे एसोसिएटेड है। सो इट इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। ठीक है, वहां पे बुद्धा के बर्थ, एनलाइटमेंट, सरमन, इन सब से पिक्चर्स उन्होंने उठाई है, मतलब उसको अज्यूम करके दे हैव मेड द पिक्चर्स। ओके, सो आप इसको, जैसे आप एक और पिक्चर आती है, जैसे बुद्धा का हेड है ये, और उसके पीछे नहीं लगता थोड़ा सा ऐसे रोशनी ऐसे चमकती हुई लग रही है। ठीक है, ऐसे उनके पीछे आपने पिक्चर देखते होगे कि ऐसे पीछे ऐसा लग रहा है कि यार उनके कुछ ऊर्जा उनके आसपास है। ठीक है, एक लाइट से दिख रही है, इसको हेलो हेलो हेलो, HLO हेलो। तो उनके मतलब सर के आपको पीछे देखने को मिलती है। आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर देखी होगी, आपने हिंदू गॉडेस में भी आपने देखा होगा कि एक तरह से बोलते हैं कि उसको डिविनिटी का एक फीचर माना गया है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, और कौन कौन से सेंटर्स थे इसके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के, तो उसके अंदर आपको सेंटर मिलते हैं, तक्षशिला मिलेगा, पेशावर तो ऑफकोर्स उसकी कैपिटल थी, स्वात वैली आपको देखने को मिलेगी। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो रीजन था, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से बहुत ज्यादा फ्लरिश था, इसलिए बहुत सारे आपको वो बुद्धा के स्टैच्यू सब आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मथुरा एक स्कूल ऑफ आर्ट है, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में किसका ब्लेंड देखने को मिलता है। तो देखो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको इंडिजिनियस ब्लेंड है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको बुद्धा के साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म सबके आपको फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक कि आपको एक पिक्चर बहुत बार पूछी गई है, जो हेडलेस स्ट्रक्चर है कनिष्का का, वो कौन से स्कूल ऑफ आर्ट का है। जो हेडलेस स्टैचू है कनिष्का का, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का है।
ठीक है। एग्जाम में सबसे फेमस तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के सैंडस्टोन यूज किए गए थे अलग अलग। तो आपको गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रे सैंडस्टोन, देखो जी से ग्रे याद कर लो, ठीक है। और बाकी जो मिलेगा वो रेड वाला जो है वो मथुरा में है, इसको अलग से थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, और यहां पे आपको मथुरा स्टाइल जो है उसके अंदर इंडियन फीचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप इस बार दिमाग में रखें, ऑफकोर्स इतना तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना। एक क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, ठीक है, काफी रिपीटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन रेड सैंडस्टोन, ग्रे सैंडस्टोन, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, चिंता मत करिए, सब रिपीट होता रहेगा और ये चलता रहेगा। ये सीरीज जो है ना, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीटेशन क्या है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन जो लोग सीडीएस एनडीए वाले सीएपीएफ वाले देख रहे हैं, तो देखो यार, हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सीरीज आप नहीं देख सकते, दिस कैन बी वॉच बाय यू ऑल्सो, बिकॉज ये क्वेश्चन आप में भी पूछे गए हैं, ये बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मेनली सीडीएस एनडीए वाले क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, सीपीएफ के किए हैं, लेकिन देन आई रियलाइज कि स्टेट पीसीएस आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको स्टेट पीसीएस को टच करना ही पड़ेगा अगर आपको और मतलब कि अच्छा आपको एज लेना है सबके ऊपर। तो इसलिए फिर स्टेट पीसीएस को मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं, कभी भी पढ़ाता हूं तो। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। अब पीआईक्यू कर रहे हैं भैया, तो क्या करें, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश हिज कैपिटल, बहुत फेमस, मतलब बहुत ही फेमस जगह है श्रीरंगपट्टनम, जो कि थर्ड बैटल ऑफ द एंग्लो दिस क्या था, मैसूर वॉर के टाइम पे वो हार भी गया था, तो आधा पार्ट उसे देना पड़ा था, आधी टेरिटरी उन्होंने सीड कर ली थी, उसके दोनों बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया था, और उसके ऊपर वॉर इंडिमिनिटी इतनी हैवी थी कि फिर चुका भी नहीं पाया। तो उसके चक्कर में एक्चुअली स्टोरी यहां से चालू होती है कि टीपू सुल्तान अटैक करते हैं ट्रेवेनकोर पे। टीपू सुल्तान कहां अटैक करते हैं? ट्रेवेनकोर पे। ट्रेवेनकोर पे अटैक करते हैं 1789 में, और 1789 में जब अटैक करते हैं, ट्रेवेनकोर वाज वन ऑफ द एलाई ऑफ द ब्रिटिशर्स, और उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि हम भाई मतलब देखो, सेकंड जो हुआ था अपना सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसका एंड हुआ था 1784 में, कोई जीता हारा नहीं था एक तरह से, ठीक है। बैक टू द बेसिस लोग आ गए थे वापस से। तो उसमें ये था कि लाइक दे हैव डिसाइडेड कि दे विल नॉट अटैक ईच अदर। तो वहां पे ट्रेवेनकोर पे जिसने अटैक किया, तो ब्रिटिशर्स तो मौका ही ढूंढ रहे थे। ओके, तो 1790 में कॉर्नवालिस ने भाई अटैक कर दिया, और कॉर्नवालिस ने मालूम है दो और बड़े बड़े ताकतों को अपने साथ ले लिया, मराठास को और निजाम को। मराठा को और निजाम को उसने साथ में लेके गया और फिर अटैक किया यहाँ पे, और बहुत इजीली उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, बहुत इजीली, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसके अंदर मराठा और निजाम ने किसको सपोर्ट किया था, तो मराठा एंड निजाम बोथ हैव सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। ओके, इट वाज अ 3-pronged अटैक, और बहुत इजीली आराम से मतलब उन्होंने डिफीट कर दिया था। श्रीरंगपट्टनम की हार हो गई थी, थर्ड उसमें आधी टेरिटरी उन्हें देनी पड़ी थी, एंड हाफ ऑफ हिज किंगडम। बहुत बड़ी वॉर इंडिमिनिटी, अराउंड 3-4 करोड़ की कुछ वॉर इंडिमिनिटी उन्होंने देनी पड़ी थी अपने दोनों बच्चों को एज होस्टेज उन्हें रखना पड़ा था ब्रिटिशर्स के पास, कि भाई जब पैसे आएंगे तो बच्चों को छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इट वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर हिम, और बाद में तो फोर्थ वाले में तो पूरी तरह से हार ही गया। ओके, फोर्थ वाले में तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया वो। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है। चलिए, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही था कॉर्नवालिस जो कि जिसने परमानेंट सेटलमेंट लाया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, मतलब कभी कभी पूछते भी हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर और कौन से ईयर में हुई थी। चलिए, ये पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, इसका पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। ओके, देखो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, देखिए मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर। बीपीएससी के लेवल क्लासेस है, यूपीपीसीएस के लिए है, सीएपीएफ, सीडीएस एनडीए के लिए, सबके लिए क्लासेस हैं। बट ये कि सीडीएस एनडीए के लिए आई एम वर्किंग ओनली फॉर द जीएस एंड इंग्लिश, नॉट गोइंग फॉर द मैथ एज ऑफ नाउ। ओके, फीस काफी नॉमिनल, इफ यू वांट टू कनेक्ट, जब तक आपके एग्जाम रहेगा तब तक आई विल लाइक यू विल विथ मी। और देखो आपको अभी यहाँ पे पीआईक्यू पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, तो अलॉन्ग विथ माय कोर्स आपको पूरी डिटेल सब्जेक्टिव नॉलेज, देन पीआईक्यू, तो 3 महीने में आपका कोर्स पूरी तरह से स्ट्रक्चर है कि खत्म हो जाएगा। एंड देन 1-1.5 मंथ जो आपका रहेगा पूरी तरह से पीआईक्यू मॉक टेस्ट पे चलेगा। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक आप इतना समझ गए। अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो इस बात को समझते हैं, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं चाहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, जंतर मंतर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो देखो यार इसका आपको सोर्स बताता हूं मैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन जो स्टेट पीसेस वाले थे, स्टिल रिलाइंग ऑन द दिस एनसीईआरटी।
ओके, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन महाराजा जय सिंह ने बनाया था और कितनी जगह पे बनाया था, क्वेश्चन तो ये आता है। इट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थे, कहां कहां पे उन्होंने बनाया था सवाई जय सिंह ने। तो देखिए सवाई जय, ये मैंने एनसीईआरटी क्लास 7th का कंटेक्स्ट से लिया हुआ है, आपको बता दूं मैं क्लास 7th एनसीईआरटी का है, आपको आई थिंक रीजनल किंगडम्स वाला पार्ट है उसके अंदर से मैंने ले रखा है। तो देखो ही हैज मेड द दिस 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहां कहां पे उन्होंने बनाया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। एग्जाम में वैसे तो मेनली लोग जयपुर का बहुत पूछते हैं, लेकिन जयपुर दिल्ली का बहुत पूछते हैं, तो बाकी और 3 जगह पे भी है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड बनारसी, कॉमनली नोन एज जंतर मंतर। तो या फिर उनके रूलर का नाम पूछ लेंगे, कौन सा अंबर के थे कि कहां के थे, कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग, और फिर कौन सी 5 जगह है, यहां से बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, कभी कभी पूछते हैं कि भाई सवाई जय सिंह जो थे वो काफी मॉडर्न विचार के थे, यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है। यस डेफिनेटली, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बात करते थे। यस, क्वेश्चन पूछा हुआ है, साथ से मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कौन सी ईयर में पूछा हुआ है, बट दे हैव आस्क्ड दिस सिमिलर काइंड ऑफ कांसेप्ट इन द सीडीएस। ठीक है, अबाउट द सवाई राजा जय सिंह के बारे में। ठीक है, तो चलिए ओके, देखो दीज बॉडीज हैव वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। ओके, तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट दे हैव। अभी देखो, अभी मतलब उस टाइम पे ऑब्जर्वेटरी बना के सीधा हेवनली बॉडी की स्टडी के बारे में बात हो रही, तो यार कितने साल पहले की बातें हैं। ठीक है, 200 300 400 साल पहले की बातें जब चल रही हैं, तो डेफिनेटली ओके। क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। मुझे क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल का लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझे ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं यहाँ पे। अब 1885 में क्या हुआ था, 1885 में फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1876 में लिटन का यहाँ पे टाइम पीरियड चालू हुआ था, लॉर्ड लिटन जिसको कहते हैं, और 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है, जिसके अंदर वो बोलती हैं कि भाई नाउ इंडिया इज अ सब्जेक्ट ऑफ द इंडिया इज इंडिया एज एंटायर टेरिटरी किसके कंट्रोल में आती है, पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रेगुलेट करेगी। आपको पता होगा 1857 के बाद इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन होता है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं हम जरा लिटन के बारे में कि लिटन जब भारत में आया तो क्या क्या उसने कारनामे कर रखे हैं, और उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज हैं इसकी, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, बहुत बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा गया है। उस टाइम पे फेमाइन आ रखी थी इन द ईयर ऑफ 1876 टू 78, और ये 2 साल जो फेमाइन के थे उसके अंदर भाई ने फेमाइन के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस टाइम पे अफगान वॉर करा रहा है वो, जो ठीक है एंग्लो अफगान वॉर उस टाइम पे उसने कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे, और साथ ही साथ दिल्ली दरबार कंडक्ट करा रहा है। ये देखिए फेमाइन तो आई रखी है, साथ में दिल्ली दरबार कंडक्ट करा रहा है। ये देखिए 1877 का, जो कि पहला दिल्ली दरबार था, इसके अंदर क्वीन विक्टोरिया को एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया था। आपको बता दूं 3 बार वैसे दिल्ली दरबार हुआ है, एक बार उसने कराया है, एक बार कर्जन ने कराया, कर्जन वाला लोग याद नहीं रखते, जबकि 3 बार हुआ है। एक बार 1903 में हुआ है और एक बार हुआ है 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे ने कराया था, और लॉर्ड बोलने का मन नहीं करता, हार्डिंगे ने कराया था, और उस टाइम पे किंग जॉर्ज 5 इंडिया में आए थे और उन्होंने एन्यूल किया था पार्टीशन ऑफ द बंगाल को, दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था, दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की गई थी, ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं। और इसकी जो पॉलिसीज में जो इंपॉर्टेंट है, एक आपको बता देता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अंदर जितने भी लोकल समाचार, क्योंकि देखो जो इंडिया के लोग थे, आज भी आप देखो अगर गांव में चले जाओ तो लोग यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वाले अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं, ना कि अंग्रेजी को। अंग्रेजी तो यार बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, तो जितने भी क्रांतिकारी जो लोग थे, जो समाज सुधारक थे, वो क्या करते थे, अपने अपने न्यूज़पेपर चलाते थे, उनकी संस्था अपनी प्रेस चलती थी, जिसके अंदर वो अपने लोकल न्यूज़पेपर छापते थे, और जो भी पॉलिसीज होते थे ब्रिटिशर्स के उसके अगेंस्ट छापते थे, और लोगों के मतलब अपने विचार को छापते थे, जिसके अंदर हम समाज को सुधार सके, ये सब चीजें लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन यही सबसे बड़ा रीजन भी बना कि उसको लगा कि यार ये लोग तो भड़का रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी समाज सुधारक हैं या फिर जो भी क्रांतिकारी हैं वो भड़का रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने ये लोकल समाचार पे बैन लगा दिया। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर दी गई थी डीएम को। अगर कुछ भी होगा तो डीएम आपके भाई प्रेस को पूरी तरह से बंद कर देगा, सिंपल सी बात है। और आपको छापने से पहले एक पूरा जो एक पेपर है, प्रिंटेड पेपर, आपको उसको लाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर बताएगा क्या चीज छापनी है क्या चीज नहीं, तो उसके बाद एडिट करके आपको छापना पड़ेगा। ये सब चीजें प्रोटोकॉल उसके अंदर पार्ट थे। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। एक तरह से बोला गया था कि इंडियंस आर्म्स पोजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियंस को अलाउ किया गया था, तो भी एक तरह से इंडियंस के अगेंस्ट गया। उसके बाद इसने सेकंड एंग्लो अफगान, और आपको बता ही दिया मैंने कि 1878 से लेके 80 तक साथ ही, और अफगान में इनको कोई उपलब्धि मिली नहीं है। बाय द वे बताऊं आपको, इन्होंने अफगान को कोई जीता होता नहीं है। अफगान में इसलिए लोग अपने प्रेजेंस बनाना चाहते थे, अफगान में लोग ऐसी पपेट गवर्नमेंट रखना चाहते थे बिकॉज दे हैड द फियर ऑफ द रशिया।
उनको लग रहा था भाई रशिया अटैक ना कर दे, और इनकी टेरिटरी कहां तक थी, इनकी टेरिटरी भाई पंजाब मतलब पाकिस्तान तक थी। तो इनको था कि भाई अफगान शुड बी अ बफर स्टेट फॉर अस। तो इनकी पॉलिसी हमेशा उसके ऊपर काम कर रही थी। दे वांटेड अ पपेट रूलर इन अफगानिस्तान सो दैट कि जब कुछ हो तो भाई अफगानिस्तान में हमारा मैटर सॉर्ट हो जाए, दे शुड नॉट रीच टू इंडिया, मतलब उस टाइम पाकिस्तान के थ्रू, ओके, थ्रू द वेस्ट फ्रंटियर। और इसने भाई जो आईएएस बनने की जो एज थी 21 साल से 19 साल भी इसी ने की थी, एक बात आपको बता दूं मैं, तो बहुत ही खूबसूरत था इंडिया के लिए वैसे। और फिर इसके बाद रिपन आता है, रिपन ने फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको एंड किया, रिपील किया उसको। चलिए, तो इसके इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर सेपरेटली आपके लिए दे रखा है मैंने, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप देखोगे तो सेंसरशिप बिफोर पब्लिकेशन, publisher of Indian language newspaper had to submit all material for approval before publication if suspected of spreading the seditious content। तो बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है। और उसके बाद अगर कुछ पाया गया तो भाई आपको कॉन्फिस्केट किया जाएगा पूरा प्रिंटिंग प्रेस को। किसको पावर दी गई थी? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। पूरे प्रिंटिंग प्रेस को, पेपर को, इक्विपमेंट को, सब कुछ आपका कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, आपको से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो अमृत बाजार पत्रिका था एक, ठीक है, जो शिशिर कुमार घोष चलाते थे, उसको सीधा चेंज कर दिया गया इंग्लिश में, एक रात में, अगली रात में सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया वो, बस इसी डर से। नो राइट टू अपील, कोई नहीं, कोई मतलब एक तरह से अपना सारी सब चीज फोरफीट कर ली जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने तो इसके अगेंस्ट वो भी किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे बने थे जिनको इसके अंडर क्या किया गया था, इनके अंदर जेल हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन से ऐसे जो हमारे समाज सुधारक बोल लीजिए या फिर कौन से नेता थे जिनको भाई अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहली मतलब इसकी वजह से, प्रिंट करने की वजह से जेल हुई थी। इन्होंने जो कलकत्ता का जो वो था जज था उसके अगेंस्ट को छापा था, क्योंकि वो काफी इनसेंसिटिव था टुवर्ड्स द इंडियन, तो उन्होंने कुछ छापा था, उसके लिए इनको जेल हुई थी, ओके। तो ही वाज द फर्स्ट वन जिनको जेल हुई थी इसके लिए, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका के ऊपर भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लाया हूं मैं, ठीक है। फिर इस एक्ट को रिपील किसने किया था? रिपन ने किया था। और रिपन ने आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, हम बोलते हैं ना, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके टाइम से सेंसस रेगुलर होना चालू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेंसस की शुरुआत हुई थी 1872 में, जिस टाइम पे मायो था, लॉर्ड मायो। और लॉर्ड मायो वही है जिसको अफरीदी ने इसमें अंडमान एंड निकोबार में मारा था। ही वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज किल्ड इन इंडिया, वाज असैसिनेटेड इन इंडिया, ओके। और 1872 में उसने एक तरह से शुरू की थी सेंसस कराने की एक चलन, लेकिन उसको पूरी तरह से कंसेप्चुअलाइज किया था रिपन के टाइम पे, 1881 के टाइम पे। चलिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। होम डिड महात्मा गांधी कंसिडर एज पॉलिटिकल ग्रोथ? ये तो आपको देखो अपने थीम एनसीईआरटी में भी सीधा लाइन मिल जाएगा। इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे 1905 का जो सेशन था उसके हेड थे। 1905 का जो बनारस का सेशन था उसके हेड थे, वो एज चेयरमैन बने थे। और ही वाज वन ऑफ द फेमस मॉडरेट लीडर, बाय द वे आपको बताऊं तो मैं। एंड इन्होंने 1905 के अंदर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी सेटअप की थी। वैसे तो काफी बड़े सलाहकार गांधी जी के लिए रहे हैं, और 1915-16 तक इनकी भी डेथ हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1906 का जो सेशन था कलकत्ता वाला, ये इन्होंने हेड किया था। 1886 का कलकत्ता का सेशन इन्होंने हेड किया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने सेटअप कर रखा था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडिया में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में बना था। और क्या बोलते हैं, पहले पर्सन थे जो कि अपने क्या बोलते हैं, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इलेक्ट होके गए थे, ओके, फ्रॉम द फिन्सबरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम द फिन्सबरी सेलेक्ट हुए थे वो। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक जानकारी है, ठीक है। साइमन कमीशन फर्स्ट केम टू इंडिया इन, देखिए 1928 में आया था। कंट्रोवर्शियल क्यों था? बिकॉज इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय इसके अंदर नहीं था। सातों के सातों इसके अंदर क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। और इसको ये आइडिया किसका था कि इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं रहेगा? तो उसका ये आइडिया था इरविन का। इरविन ने बोला था कि कोई इसके अंदर इंडियन नहीं रहेगा। और उनको ऐसा लगता था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल एनफ टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ, ठीक है। ये उनका बेसिक आइडियोलॉजी थी जो इंडियंस के अगेंस्ट हमेशा रहती थी। और इसके अंदर एक और मेंबर था जिसका नाम था क्लेमेंट एटली, जो इसी का मेंबर था, जो बाद में जाके लिबरल पार्टी की तरफ से क्या बना, अपना ब्रिटेन का पीएम बना। और वही ब्रिटेन का उस टाइम पीएम था जब भारत को आजादी, मतलब भारत ने आजादी ली थी, ठीक है। तो ये आप भूलेंगे नहीं। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था इस टाइम पे। लाला लाजपत राय जी जो साइमन गो बैक का नारा लगा के प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में, उनकी सॉन्डर्स द्वारा लाठीचार्ज की वजह से हत्या हो गई थी। फिर इसका बदला लिया था हमारे अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इसका बदला लिया था, उसको गोली से उड़ा के। तो आप जानते हैं सब चीजें, ठीक है, कितनी सारी चीजें कनेक्ट करें। और इन्होंने पर्पस क्या था? देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था, क्योंकि 1919 का जो डायरकी वाला कंसेप्ट था उसको देखने के लिए आया था कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है इंडिया में। इस पर्पस से वो इंडिया में आया था,
ठीक है, बाकी तो यहाँ पे नहीं है। और रिकमेंड उसने किया था कि डायर की रिमूव कर देनी चाहिए प्रोविंसेस से और डायर की लानी चाहिए सेंटर में, ये उसके रिकमेंडेशन थे साइमन कमीशन की, आप भूलेंगे नहीं। बहुत हॉलिस्टिकली अप्रोच लेके गया था वैसे इंडिया से वो, बट ठीक है। उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोई इंडियन नहीं था उसके अंदर, और साइमन गो बैक का जो नारा था वो यूसुफ मेहरली जी ने दिया था, साइमन गो बैक, ठीक है। और साइमन गो बैक जब 1928 में साइमन मतलब नारे और सब लगे थे, तो इसके बारे में एक मीटिंग हुई थी, सॉरी उसके पहले कांग्रेस ने भी डिसाइड किया था। तो कांग्रेस के कौन से सेशन में डिसाइड हुआ था? 1927 का सेशन था, 1927 का सेशन था मद्रास में 1927 के सेशन में एम ए अंसारी जी ने हेड किया था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कोई भी पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, इवन यहाँ तक कि अपने मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको बोला था कि भाई हम सपोर्ट में नहीं है साइमन कमीशन के, ठीक है। तो चलिए इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको साइमन गो बैक सब बता दिया मैंने, ओके। बाकी तो चीज़ आपको है ना, आउटकम इसका हमें देखने को मिलता है कि 1935 का एक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर हुई थी एंड इट इज सपोर्टेड बाय द जस्टिस पार्टी, ओके। जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया था, इस बात आप दिमाग में रखिए। चलिए ओके। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन? 1929 के जो सेशन हुआ था अपना इसका लाहौर में, उसमें इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया था और उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1930 में रावी नदी पे झंडा फहराया था इन्होंने, और तब 26 जनवरी को तब से लेके आज तक उसी दिन को हम कमेमोरेट भी करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। और 1929 और 30 के बाद बोल सकते हैं, 1930 के बाद हमारा अप्रोच पूरी तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ गया था, ना कि डोमिनेंस स्टेटस। इसीलिए कभी भी आपको बात आए कि मतलब कांग्रेस 1929 और 30 के बाद कभी भी डोमिनेंस स्टेटस की बात ही नहीं करेगी, कभी भी बात नहीं करेगी। हमेशा किसकी बात करेगी? संपूर्ण स्वराज की बात करेगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेगी। कभी भी किसी भी तरीके से वो लोग डोमिनेंस स्टेटस की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू, क्या हुआ था भैया? डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो 1906 की कहानी है। जलियांवाला बाग बिल्कुल 1919 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1920 की कहानी है। 1900, हाँ देखिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। कैपिटल कब हुआ था कलकत्ता से दिल्ली? तो 1911 में हुआ था, आपको भी बता दें। दिल्ली दरबार थर्ड हुआ था, जिसके अंदर किंग जॉर्ज 5 आए थे इंडिया में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम कौन है भैया बताइए? इसके आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और गाना कब गाया गया था? वंदे मातरम गाया कब गया था? तो 1896 का जो कलकत्ता का सेशन था उसमें गाया गया था। और कलकत्ता का सेशन को हेड किसने किया था? सहानी जी ने किया था, सहानी। और सहानी जी यहाँ पे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी की। इससे पहले बदरुद्दीन तैयब जी रह चुके थे 1887 के मद्रास में, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और एक है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक गाना है ना जिसको लिखा था अपना बिस्मिल अजीमाबादी ने उसको लिखा था और उसको फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। दोनों में बिस्मिल है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। लिखा था इसको बिस्मिल अजीमाबादी। कहाँ के थे? वो पटना के रहने वाले थे। इसलिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी हुआ है, ठीक है। या आगे आपको 2018-19 के पेपर के किसी पेपर में उन्होंने पूछा भी रखा है कि बिस्मिल अजीमाबादी मतलब ये सॉन्ग किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बिस्मिल अजीमाबादी है जिन्होंने लिखा हुआ था, ओके। इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए हु लेड द मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान? देखिए इसका बहुत सिंपल आंसर मोहम्मद अली जिन्ना जी। 1940 का जो लाहौर सेशन था इसके अंदर फोर फ्रंट में थे, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन पास कराने के लिए। तो ही वाज द वन। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने भाई मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में हेल्प की थी, ठीक है। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह 1906। और नवाब सलीमुल्लाह तो अपने ढाका के नवाब थे जो भाई। और इसकी एक और चीज दिमाग में रखिए, शिमला डेलीगेशन जो एसोसिएटेड है वो मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएटेड है। मुस्लिम लीग प्लस अमृतसर में हुआ था, ये बता दो आपको, अमृतसर में हुआ था मुस्लिम लीग प्लस यहाँ पे आपको मिंटो। उस टाइम का 1906 में हुआ था। 1906 में जो मिंटो था उसने अटेंड किया था और उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मिंटो को इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वी वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसने मान भी लिया था। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है इंडिया डिवाइडेड में लिखा है कि मिंटो इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान, नॉट द जिन्ना, मिंटो इज द वन। बिकॉज मिंटो को यहाँ पे वैसे तो हम फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसको फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the Congress established? यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following leader known as a frontier गांधी? कौन है? खान अब्दुल गफार खान जी हैं,
ठीक है, जो कि बलूचिस्तान के थे, और इन्होंने ही बोला था कि जब ही वाज अगेंस्ट द पार्टीशन, और इनका ऐसा मानना था कि बलूच की आइडेंटिटी काफी अलग है और उनको अलग होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। पश्तून बलूच जो थे ये पूरा चाहते थे कि अलग रहे इनकी आइडेंटिटी, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तान के साथ लोग मर्ज हो गए। और इन्होंने ही बोला था कि लाइक यू हैव सेंट अस टू द वुल्फ, हमको आपने भेड़ियों के साथ छोड़ दिया। तो बिल्कुल अबुल कलाम आजाद जी, तो देखिए अबुल कलाम आजाद जी तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, 35 साल के जब प्रेसिडेंट बन गए थे 1923 के अंदर, और 1940 से लेके 1946 तक के प्रेसिडेंट रहे थे, 6 साल तक लगातार। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अपने क्रिस मिशन के टाइम पे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव भी रहे थे, ये बात भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, आपने जिन्ना ने इनको बोला था ही इज कॉल्ड एज अ शो बॉय, इनको उन्होंने शो बॉय बोला था कांग्रेस का, बिकॉज जिन्ना का ऐसा मानना था कि कांग्रेस मुस्लिम्स के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शो बॉय को रखा है, जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको सामने कर देते हो कि देखो हमारे साथ मुस्लिम तो है, ठीक है। तो खां अपने अबुल कलाम आजाद को बोलता था शो बॉय ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आयरन ओर इज नॉट फाउंड, तो देखो यार बहुत सीधा साधा आंसर है पंजाब, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन वैसे तो ज्योग्राफी का बन जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी का बन जाता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से भाई आयरन ओर हमारे यहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से जोन में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बताऊं यार, सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, झर हो गया, ये सारे के सारे उड़ीसा वाले रीजन है जहाँ पे आपको ये मिलते हैं, ठीक है। आपको एरिया कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। देखो आयरन ओर तो हमारे यहाँ पे कौन सा मिलता है, हेमेटाइट और मेगाटाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्वेश्चन बहुत बार आयरन ओर के ऊपर पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम को ले लो, किसी भी एग्जाम को ले लो, तो ये दो आपको मिलते हैं। आपको इसका वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मेरे बने हुए हैं इसके ऊपर, आयरन ओर मिनरल्स के ऊपर बने हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी चलो अभी कवर कर देते हैं सब चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। आपने केजीएफ नहीं केजीएफ की याद आ रही, गोल्ड की याद आ रही मुझे, ठीक है। बाबा बुदन हिल्स, ठीक है, कहाँ पे है बाबा बुदन हिल? आपका कर्नाटका में है, ठीक है। कुदेरमुख माइंस कहाँ पे है? ये सब पूरा कर्नाटका में है, ठीक है। चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा कर्नाटका वाला बेल्ट है जहां पे आपको आयरन मिलता है। अब पूरी बात सुन लीजिए, वैसे बहुत सारी चीजें बतानी है मेरे को यहाँ पे। तो ये जो एक क्वेश्चन और आता है कि जो मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। वहां से आयरन ओर को हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा? डेफिनेटली अपने आप में सही होगा, बिकॉज वो जो रीजन है वहां पे आपको आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या गलत है उसके अंदर? ठीक है, ये चीज आपको बताते हैं। हमारे इंडिया में 2 टाइप के आयरन मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लिग्नाइट मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, ठीक है। बहुत लिमिटेड यहाँ पे माइंस है जहां पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, जरा नाम लिख लो आप लोग उसको। जैसे कि आपको झारखंड के अंदर सिंहभूम मिलेगा, हजारीबाग मिलेगा, पलामू मिलेगा, झारखंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अनंतपुर मिलेगा, एक जगह है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरनूल मिलेगा आपको उसके बाद तेलंगाना में वारंगल मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी हो गया, चंद्रपुर हो गया, और कर्नाटका तो आपको बता ही दिया मैंने। एक और एरिया है कर्नाटका में सदूर हॉस्पेट एरिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको बता ही दिया मैंने सब चीजें। और भाई आपको उड़ीसा का बिल्कुल नहीं भूलना है, मयूरभंज हो गया, क्योंझर हो गया, मयूरभंज, क्योंझर, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको। और सनाई भी एक जगह है, सनाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आयरन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे यहाँ पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मिलता है, ये भी है वैसे लोअर ग्रेड का। देखिए ये सब सुंदरगढ़, क्योंझर, हेमेटाइट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया आपको। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाई बैलाडीला हो गया, दिल्ली, ये भी पूछा गया कि डल्ली झजरा माइन और बैलाडीला कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन तक पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सीधा भाई कि इनको कहाँ से, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक तरह से मतलब यहीं से इसको जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, या ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। चलिए, झारखंड में तो भाई सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, नोआमोडी, गोवा, ये सब आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। कर्नाटका में तो आपको बता दिया, बिलरी, चित्रादुर्ग। मेन है कि हमें ये बताना चाहिए, यहाँ पे चंद्रपुर हो गया। गोवा में बहुत छोटे, मतलब बहुत कम क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन ठीक है, ओके। भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, आपको फिर एनसीईआरटी का मैप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। वही ये चीज़ है जो आपको बताई मैंने। एनसीईआरटी का मैप लिया हुआ, यहाँ पे क्लास 9th का है, क्लास नहीं, हाँ क्लास 9th नहीं, 11th का है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, काफी बार एग्जाम में आती है। उससे क्वेश्चन पूछा था, बहुत बेसिक था आपके लिए, ओके। अगर थोड़ी और डिटेल जाननी होगी तो आप मेरा जो मिनरल्स वाला एक वीडियो बना रखा मैंने,
यूपीएससी के फेवरेट मिनरल्स या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्टिकुलरली आयरन मतलब मिनरल्स के ऊपर ही पूरा वीडियोस है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सो दैट यू ऑल्सो यू कैन वॉच। ठीक है, और इसी तरह से देखिए वीडियो आती रहेगी, अभी रेगुलर भी तो काम करना इस पे चालू किया है, तो आपको एक एक घंटे तक की वीडियो मिल सकती है, बिल्कुल चिंता मत करिए, बट रेगुलर एक वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी। अभी एग्जाम वैसे भी नियर बाय नहीं है प्रीलिम्स का, इसका बीपीएससी का, लेकिन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एक आपका ना एक आपको समझ में आएगा कि आपका प्रिपरेशन का अप्रोच कैसा होना चाहिए 71st बीपीएससी तक आते आते। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा डिटेल जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियोस ऐसे चलती रहेंगी, आप लोग बस बने रहिए, बस भरोसा करिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे साथ वॉच करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, बस इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं, बाकी पढ़ाई आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पीआईक्यू स्टेट पीसीएस का हो या फिर पीआईक्यू सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, वो पीआईक्यू हर जगह काम आता है। और जब आप, मैं एसएससी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं यहाँ पे एसएससी का पीआईक्यू नहीं करा रहा हूँ आपको मैं। एसएससी का पीआईक्यू एसएससी के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहता है, यहाँ तक कि वैसे तो बताऊँ जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी अगर सीडीएस सीएपीएफ इनका पीआईक्यू देखते हैं तो उनका तो मतलब जीएस का तो पार्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है, टेंशन नहीं होता उसके लिए। और उनके लिए तो सजेशन भी यही रहता है कि आप एसएससी का ना करके आप सीडीएस सीएपीएफ इनका पीआईक्यू करिए, आपको अपने जीके के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब आप पढ़ें तो आप एटलीस्ट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपीएससी एग्जाम की रिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस ऑलमोस्ट आपका अगर सेम उसके साथ मैच हो रहा है तो उसके जनरल स्टडीज में आप किसी का भी पीआईक्यू सॉल्व कर ले, सब आपको रेलेवेंट मिलेगा, बिकॉज पेपर ये लोग घुमाते फिराते रहते हैं, आता ही आता है। उसी तरह से लोग स्टेट पीसेस भी इनसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, तो भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बीपीएससी का पेपर चल रहा है हमारा भी यहाँ पे, द डेजर्ट ऑफ गोबी, मतलब कहने का मतलब गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कहाँ पे लगता है आपको, चाइना में, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, अमेरिका, हटाई दो, गोभी आपको कहाँ मिलेगा, मंगोलिया और चाइना में मिलेगा। ठीक है, मंगोलिया और चाइना में मिलेगा आपको। ठीक है, ये बहुत मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट है, लद्दाख का आटाकामा आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, जिसमें चिले में मिलता है। पेटागोनिया आपको कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा आपको। फिर काराकुम कहाँ मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। तो ये बहुत, टकला मकान कहाँ मिलेगा, अगेन चाइना का पार्ट है, जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट है टकला मकान। तो ये सब फेमस ये है कोल्ड डेजर्ट्स हैं। अंटार्कटिक और आर्टिक तो आपको पता ही होगा, तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे गोबी डेजर्ट तो बहुत फेमस है। ओके, अब यहाँ पे अटाकामा के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेटागोनियन के ऊपर कितनी बार पूछा जा चुका है, पेटागोनियन डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जितने भी आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलेंगे ज्यादा करके वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, उसमें पेटागोनियन तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा जो कि ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में वैसे तो। और अटाकामा डेजर्ट जो है वो नियर बाय द हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट भी कहते हैं इसको, उसके पास में। ठीक है, उसका ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि आपका यूएसए नेवेदा में है। और काराकुम तो आपको काराकुम के और काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टकला मकान के ऊपर लिटरली बहुत पूछा जा चुका है, ये सारे के सारे हॉट फेवरेट हैं, पूछे जाते हैं, गिनके बहुत लिमिटेड नंबर है, इनके ज्यादा है नहीं। तो जैसे गोभी के ऊपर तो सही बताऊं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बीपीएससी का जो 38 बीपीएससी वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं मैं, बट सीडीएस में मैच द मतलब स्पेशली मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी डज रिवर साइन पासेस थ्रू। अब आपको बताऊं ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम पूछा गया है, ये आपका आंसर है भैया पेरिस। और मालूम है कहाँ लिखा है, आप ह्यूमन ज्योग्राफी की जो क्लास 11th की बुक पढ़ेंगे ना, क्लास 11th या क्लास 12th की बुक है, इफ आई एम नॉट, हाँ क्लास 12th की, सॉरी क्लास 12th की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, उसके अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ टॉपिक है करके, और उसमें एक ऐसे पिक्चर बनी हुई जिसके नीचे लिखा है पेरिस इज लोकेटेड ऑन द साइन रिवर, ऐसा लिखा हुआ। तो बताइए ऐसे अभी आपको जितने भी आपको पीसेस बताऊंगा मोस्टली दे प्रेफर द एनसीईआरटी को बहुत डिटेलिंग से वहां से मतलब कोने से भी क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत किया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे साइन रिवर है, और भी 2-3 चीज आप सुन लीजिए जरा फिर, जैसे कि आपका लंदन जो है वो आपके थेम्स पे लोकेटेड है। उसके बाद 2-3 चीज और, कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो,
वो लोकेटेड है आपकी नाइल रिवर पे, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क कौन से सिटी, कौन से इस पे लोकेटेड है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क आपका लोकेटेड है हडसन रिवर पे, आपका हडसन पे है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्लिन पूछा जाता है, बर्लिन कौन सी सिटी पे लोकेटेड है, तो बर्लिन लोकेटेड है आपका सिप्री रिवर पे, ठीक है। तो बर्लिन का भी पूछ लेते हैं लोग। और उसके बाद इतना ही मेनली यही सब पूछते हैं। बाकी तो देखो यार, सबकी नदी सारी नदियाँ तो आप नहीं पढ़ पाओगे और ना ही इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया की भी अगर जैसे पूछते हैं तो भाई बनारस किस पे लोकेटेड है, तो बनारस तो गंगा पे है। उसके बाद उज्जैन किस पे है, शिप्रा पे है। उसके बाद तिरुचिपल्ली किस पे है, तो कावेरी पे है। विजयवाड़ा किस पे है, कृष्णा पे है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, सुएज कैनाल कनेक्ट, सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? देखो हमेशा बहुत एक तरह से जो केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के नीचे से जो रास्ता जाता था ना घूम के, वो एक तरह से अभी भी है, अभी भी एक्टिव है वो। लेकिन छोटे छोटे शिप्स अभी भी सुएज कैनाल से निकल जाती हैं। अभी भी बहुत बड़े, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अभी भी केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही जाती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी शिप्स होती हैं वो सुएज कैनाल के थ्रू निकल जाती हैं। एक तरह से रास्ता थोड़ा छोटा हो गया, यूरोप के लिए कनेक्टिविटी थोड़ी आसान हो गई है। दैट इज मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके कंट्रोल में है, तो ये कंट्रोल में है इजिप्ट के, ठीक है। इजिप्ट इज राइट नाउ हैविंग द फुल कंट्रोल ऑफ द सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल अथॉरिटी इजिप्ट की है जो उसको देखती है, पूरे शिपिंग रूट को चैनलाइज करती है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके ऊपर जो पूछते हैं कि बेसिकली ये लेक्स हैं, यहाँ पे लेक्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि लेक्स की सीक्वेंसिंग क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैप आप लोग के लिए यहाँ पे रखा है मैंने, ये देखिए, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सुएज कैनाल जो है यहाँ पे, तो लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक और लेक लिटिल बिटर लेक, ये कितनी बार उन्होंने पूछ रखा। कभी कभी तो इसकी लोकेशन ही पूछ लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको जो मैप मिलेगा ना आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी एनसीईआरटी को काफी डेडिकेटेड फॉलो करती है, तो वो लोग उठा के वहां से दे देते हैं। ओके, सो दैट्स वाई लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक सीधा पूछा हुआ। यहाँ तक कि पोर्ट सैयद के बारे में पूछा हुआ है कि पोर्ट सैयद किसका पोर्ट है भैया, ठीक है। तो पोर्ट सैयद इज ऑफ द इजिप्ट। तो ये क्वेश्चन लोगों ने पूछ रखा है काफी बार, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ सुएज, मतलब या फिर इससे पहले भाई रेड सी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत देखिए बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। भाई तो बताऊँ आपको, हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये बता ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपके क्वेश्चन में कितनी बार आपके किसी भी पेपर में आया ही होगा कभी ना कभी ये, तो आप इसको इग्नोर मत करिए। ऐसे क्वेश्चन ये आपके लिए सबसे हलवे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाते ही दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, ओजोन लेयर रेफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका, ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया है। रिसेंट डिस्कवरी मेड ऑन सैटर्न, छोड़िए। द लेयर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस, देखो अबव द अर्थ सर्फेस अब 15 किलोमीटर तो आपको ट्रोपोस्फेयर ही मिलता है। और उसके बाद जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है आपको उसके अंदर ओजोन लेयर मिलती है। तो दैट्स वाई आपको 15 से 20 किलोमीटर अबव द सर्फेस, ऑल्दो थोड़ा ऊपर ही है लेकिन ठीक है, इट विल गो। तो यहाँ पे आपको लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलने में देखने को मिलती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेस। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओजोन लेयर यहाँ पे कौन से टाइप के स्पेशली यूवी रेस को ऑब्जॉर्ब करती है। तो यूवी रे टाइप बी जो होता है उसको एक तरह से ऑब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। और बिकॉज उसी का सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे पे पड़ता भी है, तो उसको ये पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और बस इतना ही है इसके बारे में। कौन से लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में तो आपको बता दिया, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही पूछा जाता है ओजोन लेयर से, ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। और कुछ बता देता हूं आपके लिए मैं थोड़ा, और ओजोन डे पूछ लेते हैं कभी कभी ना। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो आपको क्वेश्चंस में करा रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर सबका टाइप मिलेगा, जैसे कि आपको, क्योंकि मैं पूरा एक तरह से क्वेश्चन का सेट ही ले रहा हूं मैं, जैसे 38 बीपीएससी का पेपर है तो पूरा पेपर में पार्ट्स में यहाँ पे आपको करा रहा हूं, ठीक है। बट इसीलिए आपको यहाँ पे पॉलिटी भी मिलेगा, आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, आपको साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी भी मिलेगा आपको इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप थॉरो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मजे आने वाला है इसके अंदर। अगर आप थॉरो नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ये पीआईक्यू फिर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। अब आपके लिए भाई वाइस प्रेसिडेंट, पहली बात है बीइंग एलिजिबल फॉर अ कैंडिडेट एज मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर, करेक्ट स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है। ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है, प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट नहीं करते हैं उनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार मतलब पूछा गया। ये देखिए आपको ऐसा नहीं लगता प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं, और प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट अब जिसको भी अपॉइंट करेगा उसको उनको शपथ ग्रहण कराएगा, ना कि प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट कराएंगे। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके सीडीएस में पूछा हुआ है, ठीक है, सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में पूछा हुआ है। क्योंकि देखो सबको ही लगता है हाँ वाइस प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है ना, तो वही इलेक्ट करता है। इलेक्शन उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। सो हाउ यू कैन से दैट कि sorry, vice president is elected by the president of India, okay, so this statement is wrong, sorry, okay। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लो भाई कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बहुत लिमिटेड रोल है, आपको बता दूं मैं। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो आप जानते ही जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है। यहाँ पे 35 ईयर प्लस एक और चीज यहाँ पे लिखा होता है, ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के केस में भी 35 ईयर की एज है, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये अंतर है, बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट में और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए समानताएं अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलता है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अगर प्रेसिडेंट हट गया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, प्रेसिडेंट अगर हट गया उनका, तो रिमेनिंग जो टेन्योर होता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट बिकम द फुल प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी तरीके से अगर वैकेंट हो जाता है, तो इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट टेक द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम 6 मंथ, बिकॉज इन दैट 6 मंथ, तो 6 महीने के दौरान इलेक्शन कराए जाएंगे। समझे आप इस बात को? इसलिए सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आप जितनी बार चाहें उतनी बार बन सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हैं, ठीक है, लगातार उनका 2 बार का टेन्योर रहा है। आप जरूर बताएंगे। वैसे 2 हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, एक तो अब हामिद करजई साहब हैं, ओके। अब आप बताएंगे कि नहीं, हामिद करजई नहीं है, अब्दुल हमीद है, ठीक है। हामिद करजई तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे पहले, ओके। तो अब्दुल हमीद है। आप बताएंगे कि भाई कौन से और एक और रहे हैं जिन्होंने 10 साल कंप्लीट, 2 टेन्योर कंप्लीट किया बेसिकली, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इनका वोटिंग मेथोडोलॉजी क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के पूरे फुल मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं। बट व्हेन इट कम टू द प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट में स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में पुडुचेरी और दिल्ली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं आता है। यहां पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के पूरे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको रिमूव कैसे किया जाता है, देखो इनको रिमूव, अगर राज्यसभा इनके लिए सिंपल रेजोल्यूशन पास करके इनको रिमूव करना चाहती है, दे कैन डू सो। उसके बाद लोकसभा ने एग्री करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इनके लिए कोई सर्टन ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड यहाँ पे मेंशन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड मेंशन है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इट कम टू द वाइस प्रेसिडेंट देयर इज नो सच ग्राउंड मेंशन, ओके। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कभी भी, इनके बीच में नहीं, कभी भी इनका जो इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो हु विल लुक आफ्टर, सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी चीजें बता दी। आप यहाँ पे इनके आर्टिकल वाइज पढ़ सकते हैं। आर्टिकल जनरली इसके ऊपर नहीं पूछा जाता है कि इलेक्शन के लिए क्या है, तो बहुत एसएससी के छोटे छोटे पेपर्स में पूछा जाता है, वो हमें इस लेवल पे नहीं पूछा जाता है, तो इतना इसके ऊपर जान मत तोड़िएगा, ठीक है। आपके बस हाँ रेफरेंस के लिए दे दिया मैंने कि यू कैन लुक आफ्टर दैट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और अभी के तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस, फर्स्ट में से इसकी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया हुआ मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और समस्या है, कोई और जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है। आप जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आप आसानी से, मतलब ना, बहुत डिटेल में थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए पीआईक्यू के थ्रू इतना प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो व्हेन इट कम जॉइन माय क्लासेस, तो वहाँ पे बहुत डिटेल पीआईक्यू, मॉक टेस्ट, काफी चीजें आपके लिए रहेंगी, इंक्लूडिंग लाइव लेक्चर्स, सॉल्विंग। आपको पर्सनल अटेंशन रहेगा, ये समझिए आप। फिर से आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। सो
सोचिए और ज्वाइन करिए आपको लगता है तो, बाकी नहीं ज्वाइन करते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, और क्या बोल सकते हैं। चलिए, इज देयर डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट डिस्प्यूट कैन बी हैंडेड ओवर टू, कौन करेगा भैया, इसको करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए, तो इसका आंसर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बताया, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से मतलब इनके इलेक्शन का कोई इशू अगर होता है, डिस्प्यूट अगर होता है, तो हु विल लुक आफ्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे इसको देखता है। ठीक है, आर्टिकल 71 में लिखा है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई आर्टिकल 72 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल 71 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज आप देखिए, अब जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसको क्यों रटवाऊं आपको मैं, कोई मतलब नहीं है ना। वैसे भी बहुत इतने आर्टिकल है, 395 प्लस अमेंडमेंट की दुनिया भर की चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उतना ही करें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहां पे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपको जरूर बोलूंगा, अदरवाइज मैं रेफरेंस के लिए देता हूं कि ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, एक बार बोलते ना कि आप कभी भी लक्ष्मीकांत से भी पढ़ते हैं तो ऑलवेज गो फॉर द आर्टिकल्स, कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज मेंशन है, यू शुड हैव अ बेटर आइडिया। ओके, चलिए, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया होता है, जो आर्टिकल 76 में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो मैटर रिलेटेड टू द और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट विल लुक आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैन इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड इन डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इफ द डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड all act done by that person before such decision remain valid। ये देखिए क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है। अब आपको क्यों बोलता हूं मैं कि जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए, ये एज अ स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। मालूम है क्या पूछते हैं कि जैसे आप प्रेसिडेंट बने आज के दिन, आज कौन सी तारीख है, लेट्स सपोज आज 15 कौन सी 14 तारीख है, करेक्ट, आज बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे भी है, तो 14 तारीख है आज। तो 14 तारीख को मान लीजिए इलेक्शन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कोई साइन उन किया, जो भी उन्होंने एग्जीक्यूट अपने एक्शंस लिए उन्होंने, उसके 20 दिन बाद उनके इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है, तो जितने भी दिन उन्होंने जो भी डिसीजन ले रखे हैं क्या वो इनवैलिड कर दिए जाएंगे? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी डिसीजन उन्होंने लिए हैं दैट विल रिमेन वैलिड, क्योंकि तब तक के लिए तो प्रेसिडेंट थे ना भाई, वो तब तक के लिए प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट वो थे ना, अपनी पोजीशन पे थे ना, तो इसलिए उनके जो भी डिसीजन थे इट विल रिमेन वैलिड, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब समझा आर्टिकल 71 क्यों बोला था आपको पढ़ने के लिए? तो इसीलिए जो आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, उसमें सोचिए मत, फिर उसमें मत डाउट करिए, बस इतनी सी बात, इतना भरोसा करिए, आपका पेपर मैं क्लियर करवाता रहूंगा। कितने बच्चे तो अगर पढ़ते खुद से भी पढ़ते हैं तो पीआईक्यू बोलते हैं, पीआईक्यू से ही हमारा हो जाएगा, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, पीआईक्यू वाले मेरे जो वीडियोस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग राइट टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, क्या राइट उनको नहीं दिए? अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भाई, आर्टिकल 75 के थ्रू अपॉइंट करते हैं उनको। टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट आर्टिकल 164 के तहत कौन किया करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, टू बी द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डेफिनेटली ही इज द प्रेसिडेंट। तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट यहाँ पे तीनों फोर्सेस के यहाँ पे क्या होते हैं? कमांडर होते हैं। ई वाला वैसे नॉट है, नॉट के हिसाब से बी वाला सही है। टू डिक्लेयर द इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल उनको ही राइट है, और लेकिन उनका वो डिस्क्रिशनरी राइट नहीं है। वो किसके एडवाइस पे करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड इट्स कैबिनेट, उसके एडवाइस पे वो करने वाले हैं, खुद उनका अपना डिस्क्रिशन नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो। ठीक है, चलिए, इफ यू मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा एट मोस्ट हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा कीप द बिल पेंडिंग? ये तो कहां नहीं पूछा है इन्होंने, एक क्वेश्चन तो हमेशा रेलेवेंट है, 14 दिन तक। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, दो देखो, अभी इस साल ने 2024 में, सॉरी 2024 के अंदर अपने यूपीएससी सीएससी में पेपर आया था कि आर्टिकल 109 जो बात करता है किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। उसी में लिखा हुआ है कि राज्यसभा उसको 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। और आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 110 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। समझे आप? डेफिनेशन अलग है, प्रोसीजर अलग है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था सीएससी के पेपर में कि आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। बच्चों को लगा आर्टिकल 110 में सब कुछ होगा, नहीं भाई, आर्टिकल 109 और 110 दोनों मनी बिल से रिलेटेड बात करते हैं। और जो हमें पढ़ते हैं ना, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा डायरेक्टली। आपको लक्ष्मीकांत के, आपको जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो पार्लियामेंट के आखिरी के पेजेस पे आपको सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड, जब भी आप पढ़ाई करें, एक बेयर एक्ट क्या होता है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होती है उसमें एज इट इज जो एक्ट लिखे हैं उसको रखिए साइड में, इवन while reading the लक्ष्मीकांत, that will help you। वो आपके एनहांस करती है आपके मतलब पावर अंडरस्टैंडिंग को।
तो आर्टिकल 109 क्लॉज 5 में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी बिल एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन, क्या राज्यसभा वहां पे अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? यस सर, राज्यसभा कैन अमेंड, सॉरी, सजेस्ट द अमेंडमेंट बट कांट डू एनी अमेंडमेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो लोग अमेंडमेंट खुद से नहीं कर सकते, दे कैन ओनली सजेस्ट इट। समझे इस बात को आप? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भूलेंगे नहीं। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ, और आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। अच्छा, आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि हु विल सर्टिफाई दैट अ बिल इज अ मनी बिल, वो करेगा आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के अंदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहां पे लोकसभा को ज्यादा पावर होती है व्हेन इट कम टू मनी बिल, एंड राज्यसभा हैज अ वेरी वेरी लिमिटेड पावर, वेरी लिमिटेड पावर। ठीक है, मतलब पावर ही नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ यहां पे इसके ऊपर वो काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी हम चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस। देखिए, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आएगी तो एक चीज दिमाग में रखिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज आर्टिकल नंबर 368। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 20। एंड आर्टिकल 368 में कितने टाइप के अमेंडमेंट मेंशन है? तो आर्टिकल 368 में 2 टाइप के अमेंडमेंट मेंशन है। एक वैसा अमेंडमेंट जो कि आपके स्पेशल मेजोरिटी से होगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा, और एक ऐसा अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए इन द पार्लियामेंट, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। वो किस टाइप का बिल होता है? किस टाइप का अमेंडमेंट बिल होता है? जिसके अंदर आप फेडरल फीचर को चेंज करने की बात करते हो, जैसे कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करने की बात करो, चाहे आप 7th शेड्यूल को बदलने की बात करो। ठीक है, तो वैसे शेड्यूल, वैसी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इन दैट केस यू हैव टू, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर्स को अगर अमेंड करना चाहो अगर, या फिर उसमें जो भी बदलाव आप करना चाहो, या फिर आर्टिकल 368 में खुद अगर आप बदलाव करना चाहते हो, तो इन दैट रिस्पेक्ट आपको, जैसे जीएसटी बिल की बात करते हो, जीएसटी बिल के केस में इट वॉज अ स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन वाला बिल था वो। ठीक है, उसमें क्योंकि आप उसके अंदर टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे थे, जो टैक्स यहाँ पे किसका पार्ट है? आप स्टेट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे उसके लिए आपको स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक और बात, क्या ये जो अमेंडमेंट है इसमें प्राइवेट मेंबर भी उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है? यस, दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर कैन आल्सो इंट्रोड्यूस द बिल। कहने का मतलब कोई भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, सीधी बात है, समझ लो, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो यहाँ पे एमपी है। जो अगर एमपी है दैट पर्सन कैन इंट्रोड्यूस। ठीक है, प्राइवेट मेंबर क्या होता है? जो एमपी होता है लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो होता है उसको हम एज ए मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इधर लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से अमेंड किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है, बट 2 तरीके यहाँ पे आर्टिकल 368 में मेंशन है। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को हेड करते हैं हमारे स्पीकर। राज्यसभा का चेयरमैन उसको हेड नहीं करता है, प्लीज इस बात को आप भूलेंगे नहीं। एक और चीज, ज्वाइंट सेटिंग के बारे में एक और चीज फेमस है भैया कि कितनी बार ज्वाइंट सेटिंग लाया गया है। अब यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पढ़िए, 3 बार लाया गया है, और तीनों बार प्लीज कमेंट करिए अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स भी करिए। और एक और चीज कि कौन से टाइप के बिल के लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए लाया जाता है, क्या मनी बिल के लिए लाया जाता है, या फिर क्या ऑर्डरिंग बिल के लिए, हम किस टाइप के बिल के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सॉरी, ज्वाइंट सेटिंग हम बुला सकते हैं। ठीक है, और कितनी बार है ये 2 आंसर आप खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following High Court has a jurisdiction over more than one state or union? तो देखिए, दिल्ली का तो पटियाला मतलब दिल्ली कोर्ट ही अपना, महाराष्ट्र का बॉम्बे कोर्ट है, इलाहाबाद मतलब यूपी के लिए है, गुवाहाटी का यहाँ पे भाई 1 से ज्यादा स्टेट्स का है मतलब जुरिस्डिक्शन है वहां पे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि एक हाई कोर्ट के बाद 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं। तो आर्टिकल 221 में मेंशन, और कौन से अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था इस प्रोविजन को? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। 7th के बाद चेक करिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा एक और चीज में कंफ्यूज हो रहा हूं, नहीं 7th के बाद इसको ऐड किया गया था, 7th के बाद इसको ऐड किया गया था। आई एम करेक्ट हियर, ओके, 7th के बाद ही ऐड किया गया था इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट में यहाँ पे आते हैं आपका आसाम तो होगा ही होगा, ठीक है, नागालैंड है यहाँ पे, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है।
ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या इन सबको क्या मतलब गुवाहाटी आना पड़ता होगा। देखो क्या होता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको उस राज्य में होती भी है। जैसे कि मैं बात करूं गोवा में, गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसका क्या मतलब कि जो भी केस होगा वो सीधा बॉम्बे तक जाएगा कि नहीं, एक बेंच पणजी में भी बैठती है। ठीक है, एक बेंच पणजी में है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बाय द वे, आपको बताऊं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कितने बेंचेस है। तो देखो भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक तो उनकी मेन ब्रांच बॉम्बे में है, उसके बाद उनकी एक ब्रांच है औरंगाबाद आज के टाइम पे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं उसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्रपति संभाजी नगर में एक ब्रांच है उनकी, एक बेंच है उनकी एक बेंच पणजी में है, उनकी एक बेंच आई थिंक नागपुर में भी है, लेकिन उनकी कोई बेंच यहाँ पे पुणे में नहीं है। पुणे में कोई बेंच नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कितने बेंचेस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो नागालैंड नागपुर में है, अपने औरंगाबाद। देखो औरंगाबाद क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार लोग औरंगाबाद पूछ चुके हैं। तो औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर में नाम है, तो उसको आप छत्रपति संभाजी नगर से भी मतलब याद रखिए। अभी तो वही याद रखने की जरूरत है, वही बोलने की जरूरत है। और एक है मुंबई के अंदर तो उनकी खुद की अपनी बेंच है, और एक है पणजी में, पणजी मतलब गोवा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन कोर्ट है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ऑफ कोर्स जो यूनियन टेरिटरी, उसका एक कॉमन कोर्ट है। ठीक है, केरला हाई कोर्ट, जो अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के पास ही अपना खुद का कोर्ट है, बाकी जो हाई कोर्ट है, बाकी जितनी यूनियन टेरिटरी है कहीं ना कहीं उसको साथ में फिक्स करके रखा हुआ है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बता देता हूं, मद्रास हाई कोर्ट तो तमिलनाडु का हो गया, प्लस यहां पे पुडुचेरी। ठीक है, आपका जेएनके का जो कोर्ट है इस टाइम, तो जेएनके एंड लद्दाख दोनों के लिए है। ठीक है, जेएनके एंड लद्दाख दोनों के लिए आ जाता है। कोलकाता का हाई कोर्ट जो है, कोलकाता का हाई कोर्ट यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल को डील करता है, प्लस अंडमान को डील करता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार के केसेस आते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट आपको बता दिया मैंने, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको भी कैटर करता है वो, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। पंजाब जो हरियाणा का अपना जो कोर्ट है वो यहाँ पे पंजाब हरियाणा और छत्तीसगढ़ को भी डील करता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 231 यहाँ पे बात करता है कि एक हाई कोर्ट, इसके बाद 2 या 2 से ज्यादा केसेस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के मतलब उसके अंडर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से इसको लिस्ट आपको मिल जाएगी, चिंता मत करें, पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस, कौन से ईयर में? देखो यार 1950 में तो हमने अपना पारित किया पूरी तरीके से, वैसे तो 49 में ही कर लिया था, 26 जनवरी को कुछ हमने प्रोविजंस को पारित कर लिया था, लेकिन पूरी तरीके से इसको हमने कब किया? इन द ईयर ऑफ 1950, 26 जनवरी को। अब 1951 में ही पहला अमेंडमेंट बिल आ गया था, और उसके थ्रू हमने अमेंडमेंट किया था, मतलब अमेंडमेंट ऐड किए थे, 31A और 31B हमने ऐड किया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल को यहाँ पे ऐड किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि जिम्मेदारी के ऊपर काफी काम किया था, क्योंकि देखो हमने देखा कि यार हमारी कंट्री एग्रीकल्चर मतलब इतना जमीन है, लेकिन जमीन वेल्थ एक्वायर्ड है, कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो इसलिए एक तरह से लाया गया है बिल को कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड कर सकते हैं। जमींदारों ने किसकी जमीन लूटी? आखिरकार लोगों की लूटी है ना, इसीलिए। चलिए, तो जमींदारी एबॉलिशन बिल आया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, अब उसके ऊपर इकोनॉमिक्स में हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। 9th शेड्यूल लाया गया था, और 9th शेड्यूल में वैसे आज भी अमेंडमेंट रखे गए हैं, दैट इज against that will not for the purview of the Supreme Court of India. Supreme Court of India उसके ऊपर चेक नहीं कर सकता है, लेकिन Supreme Court of India ने यहाँ पे बोला है 2007 में उन्होंने बोला है कि देखो भाई, जो अमेंडमेंट 1973 से पहले 24 अप्रैल 1973 से पहले एडेड हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐड है एंड इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक चीज उन्होंने बोली है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो 1973 से पहले जो भी उन्होंने एक्ट इसमें ऐड कर दिए हैं 9th शेड्यूल के अंदर, तो लाइक अब द प्रीव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके बाद वाले जो एडेड हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे, उसको चैलेंज अगर किया गया तो सिक्किम, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम को कब राज्य बनाया गया था, कौन से अमेंडमेंट के बाद उसको हमने स्टेट बनाया अपना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखूं तो जो ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। सच बताओ तो आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से बोलो तो मैं, बिकॉज सिक्किम यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेट मालूम कब बना था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बना था। 35th के टाइम पे तो एसोसिएट स्टेट बना था वो,
35th अमेंडमेंट के बाद तो एसोसिएट स्टेट बना था और 36 के बाद पूरी तरीके से बना था। तो ये बात देखो, क्वेश्चन अपने आप से गलत हो जाता है। फिर उनको पूछना चाहिए, उनको वही बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट कब बना है? वो तो 35th के बाद बना है, लेकिन पूरी तरीके से स्टेट कब बना है? 36 के बाद बना है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने कौन सा एक स्पेशल आर्टिकल सिक्किम के लिए रखा हुआ है? तो आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F रखा हुआ है, जो एग्जाम में पूछा था, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम हमारा कौन से नंबर का स्टेट है? 22 नंबर का स्टेट है। तो बहुत बेसिक नहीं, पर उतना पूछते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हमने उस स्पेशल प्रोविजन दिया है? जिससे कि हम मतलब एक तरह से सिक्किम के कल्चरल मतलब ना प्रिजर्व कर सके, उनके अपने राइट्स वहां पे रहे, लैंड ओनरशिप के, वो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने मतलब बेसिक प्रोविजन उनके अपने रहे, कस्टमरी लॉ एंड सोशल प्रैक्टिसेस उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। Who was the chairman of the committee that recommended the पंचायती राज? बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में सेटअप की गई थी। 1959 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और कौन सा राज्य था जिसने पहला मतलब पंचायती राज जहां पे सेटअप किया गया? वो था हमारा अपना राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था यहाँ पे तमिलनाडु, तीसरा था आई थिंक आंध्र प्रदेश, इफ आई एम नॉट, नहीं दूसरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट राजस्थान था, सेकंड आंध्रा है यार, सेकंड आंध्रा ही है, मैं तमिलनाडु में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आंध्रा है, थर्ड अरुणाचल है, ठीक है। सेकंड आंध्रा है, थर्ड अरुणाचल है, फर्स्ट यहाँ पे आपका राजस्थान है, ठीक है। चलिए, और कुछ कमिटीज भी दिमाग में रखिए। एक अशोक मेहता कमेटी है जो इससे एसोसिएटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? 3 टियर गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, ठीक है। 3 टियर गवर्नमेंट जिसके अंदर भाई सबसे लोअर लेवल पे आपका पंचायत होगा, फिर ब्लॉक लेवल होगा, फिर जिला परिषद होगा, आपको पता ही है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द विलेज। बिल्कुल एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर द मेंबर ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। यस, होता है ऐसा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द 5-year प्लान? फर्स्ट 5-year प्लान, अभी भी क्वेश्चन आता कि फर्स्ट 5-year प्लान किसने दिया था? हारोल्ड डोमर प्लान या फिर के.एन. राज प्लान भी इसको कहते हैं, ठीक है। के.एन. राज प्लान और के.एन. राज वाज या कामराज इनको कहते हैं। कामराज वाज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमेटी, ओके। सेकंड महालनोबिस प्लान है। थर्ड, ये भी सही है, लेकिन फोर्थ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थर्ड में हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भाई हमारे पास 5-year प्लान बनाने का वो हमारा एजेंडा है, उतना पैसे रह नहीं गया था हमारे पास, हम भूखमरी में जी रहे थे। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ईयर प्लान अब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फोर्थ 5-year प्लान हमारा 1969 से 74 तक आता है, ठीक है। और फर्स्ट 5-year प्लान किस पे फोकस करता है? एग्रीकल्चर पे फोकस करता है। सेकंड 5-year प्लान हमारा फोकस करता है स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज पे, और दैट टू द हैवी इंडस्ट्री आर अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि वो इसके अंडर रहेगा, प्राइवेट के अंदर नहीं। इसलिए हम अपने इसको बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि सेकंड 5-year प्लान इज अ सोशलिस्ट एक तरह से प्लान था वो, जिसमें पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज के ऊपर मेनली। और थर्ड आपको बता दो, थर्ड एक तरह से हम इसके ऊपर बात करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बात करते हैं, बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन थर्ड में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। रीजन भी इज दैट कि चाइना से वॉर लड़ते हैं, उसके पाकिस्तान से वॉर लड़ते हैं। 1966 में हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्रॉट आ जाता है, तो हमारी कंडीशन काफी खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब हम फोर्थ 5-year प्लान अभी नहीं, इसके बाद हम फोकस करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर, और फिर हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक होता है 1969 में। ये सब चीजों के ऊपर हमारा फोकस चलता है। और अब इसके लिए देखो, पूरा डिटेल थोड़ा जानना है तो मेरा एक 5-year प्लान का वीडियो है, बहुत डिटेल में समझाया है हर एक प्लान को मैंने, प्लीज आप देख सकते हो, आपको आसानी से समझ जाएगा। चलिए, स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन तो रहेगा, आयरन और यहाँ पे क्रोमियम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इससे मतलब नहीं है मेरे को, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है, ब्रास, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर प्लस टिन का अलॉय है, एसएन बोलते हैं उसे। अब स्टील पूछते हैं तो स्टील कॉपर एंड आयरन का जो है वो स्टील है, और स्टेनलेस स्टील के लिए क्या होता है, क्रोमियम ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है। क्रोमियम और थोड़ा सा पार्ट ऑफ कार्बन भी रहता है, निकल भी रहता है, लेकिन क्रोमियम इज अ गुड क्वांटिटी वहां पे। सोल्डर किसका ये है?
सोल्डर, आपको सोल्डर वायर होती है ना, सोल्डरिंग वोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हो, सोल्डर वायर किसकी बनी होती है, तो लीड और टिन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, तो जी जर्मन सिल्वर बना होता है यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकेल द्वारा, कॉपर, जिंक और निकेल। एक क्वेश्चन ये आता है जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं, ओनली थिंग इज दैट इट लुक लाइक अ सिल्वर, इट लुक लाइक अ सिल्वर, अदरवाइज उसके अंदर सिल्वर जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इट्स ओनली लुक लाइक अ सिल्वर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जर्मन सिल्वर। तो कॉपर, जिंक और निकल तीनों को कंबाइन करके बनाते हैं। देखिए इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है, कॉपर, देखो यहां पे थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूं मैं, वैसे तो काफी बार बताया है मैंने अपने साइंस वाले वीडियोज में, वापस बता देता हूं मैं। देखो कॉपर प्लस जिंक करोगे और कॉपर प्लस टिन करोगे, तो देखो जिंक है यहां पे, तो यहां पे जेड आता है, तो यहां पे क्या आएगा, ब्रास आएगा। ठीक है, यहां पे जेड नहीं आता, तो यहां पे क्या आएगा, ब्रॉन्ज आएगा। तो देखो जिसमें जेड है लेकिन यहां पे उसके इस तरह जेड नहीं आता, पहली बात। फिर आता है, मैंने आपको क्या बोला, कॉपर जिंक हो गया, कॉपर टिन हो गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन कॉपर और जिंक में अगर मैं यहां पे निकल मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। तो ब्रास के अंदर अगर मैं निकल मिला देता हूं तो जर्मन सिल्वर मुझे मिल जाता है। ऐसे भी इन तीनों को साथ में लिख सकते हैं आप, कॉपर जिंक ब्रास मिलेगा, कॉपर टिन ब्रॉन्ज मिलेगा, और कॉपर जिंक प्लस निकल करोगे तो आपको जर्मन सिल्वर मिलेगा। ठीक है, सोल्डर के लिए आपको लीड प्लस टिन मिलेगा। भाई ये मेनली यही पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई भी, देखो एक और चीज, कोई भी अगर एलॉय हो, एलॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक और बात बताना चाहता हूं, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। वन मोर थिंग, अगर एलॉय के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर वो मरकरी का एलॉय है तो उसको हम कहेंगे अमलगम। मरकुरी का अगर एलॉय है तो उसका कुछ भी नाम हो उसका नाम दिया जाएगा अमलगम, उसके अंदर मरकुरी अगर ऐड कर दिया गया तो। ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको। एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, यार बर्निंग ऑफ कैंडल, आप बताइए। बर्निंग ऑफ कैंडल में से दोनों होता है, फिजिकल चेंज भी होता है क्योंकि हमें वैक्स मिलता है वी कैन अगेन, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा लॉस्ट भी होता है, तो इसके अंदर दोनों एग्जांपल आ जाता है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अब देखो आपने दही बना लिया तो दही को वापस मिल्क थोड़ी बना पाओगे आप। ठीक है, तो ये तो वैसे भी आपका फिजिकल चेंज है, इसके अंदर दोनों पार्ट आता है, फिजिकल केमिकल दोनों होता है, तो इसको तो आप हटा दो। इन्होंने से फिजिकल चेंज पूछा है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर इन देयर, देखो रस्टिंग हो, एक तरह से रस्टिंग का ही पार्ट है, ये रस्ट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, बस उसको एक तरह से कोरोड हो रहा है, रस्ट ना बोल के कोरोड बोलूं तो मैं। ठीक है, सिल्वरवेयर जब कोरोड होता है तो सल्फाइड की वजह से होता है, तो हो जाता है काला कलर हो जाता है, तो कोरोड हो रहा है। तो कोरोजन क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, मैं शुगर को वापस ऑब्टेन कर सकता हूं जब उसको इवोपरेट कर दूंगा मैं पानी को, तो बिल्कुल मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन द स्टीम पासेस ओवर, देखो मतलब कितने तो होते हैं जो मिल्क, सॉरी अपने मिल्क नहीं, कितने तो होते हैं जो कि पानी से रिएक्ट हो जाए, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, जो बहुत इजीली पानी में मतलब डालते ही आग मतलब विग्रसली रिएक्ट होता है। मैग्नीशियम होता है जो थोड़ा सा गुनगुने पानी में होता है एक तरह से। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी उसके लिए चाहिए मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं वैसे एलिमेंट्स की जो कि आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, आपका किसके साथ होता है, स्टीम के साथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो होता है कॉपर, सॉरी हाँ कार्बन को तो हटा दो, कार्बन का तो मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन तो नॉन मेटल में आता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया। अभी अगर ये रिएक्ट करते तो हम पहनते यूज कैसे करते हैं इसको डे टू डे में, तो अब देखोगे कॉपर, सिल्वर, लीड, गोल्ड, ये दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद स्टीम और वाटर। ठीक है, समझे इस बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेशराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, क्या करेंगे भैया प्रेशराइजेशन के अंदर, हम मिल्क को थोड़े टाइम के लिए गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं। करेक्ट, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, लुईस पैश्योर ने इसको इस तरीके को दिया था, मतलब हम उसको लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लाइफ एक तरह से बोलते हैं कि हम उसके मतलब खराब ना हो, कैसे क्या मतलब खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन आती है कि आप उसको 70 डिग्री पे आप उसको कितनी देर के लिए हीट करिए, 15 से 30 सेकंड के लिए आप उसको हीट करिए 70 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद उसको आप कूल कर दीजिए। ठीक है, तो आप एक तरह से उसको बचा सकते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक सकते हैं, और उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा देंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मिल्क इज बॉइल्ड फॉर सर्टेन पीरियड यहाँ पे 15 से 30 सेकंड आपका आएगा, कितने डिग्री पे, 70 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम्फीबियंस आर, देखो एम्फीबियंस वो होते हैं
फास्ट बोर्ड तो नहीं होता है, देखो साइंस के क्वेश्चन और काफी बार पूछे हुए हैं, ठीक है, और सीधा ये आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर अलोन, नहीं, वैसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, दोनों जमीन पे भी रहते हैं। जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग क्या रहता है, जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, आपका एम्फीबियन है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोथर्मिक बोलते हैं, दैट बोथ अपने जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा करके किससे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं, जैसे कि गिल से सांस लेते हैं, लंग से भी लेते हैं, स्किन से भी लेते हैं, तो अलग अलग इनके फीचर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया, ये तो बहुत फेमस है, सैलमेंडर हो गया, बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूं आपको मैं, जरा एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट आपको डाला है, देखिए एनसीईआरटी का, दिस एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्किल इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, दे आर द 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, उसके 4 चैम्बर होते हैं, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज अ पीवाईक्यू कि एम्फीबियंस के पास कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन जो होता है क्रोकोडाइल का, कि उसके पास 4 चैम्बर होते हैं, वो भी पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, और यही इन्होंने सीधा देखिए, दे ले एग्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एम्फीबियंस क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखो इनको तो भाई आपने फ्रॉग्स तो देखा ही होगा, ठीक है, और एक और होता है ट्री फ्रॉग, जिसको बोलते हैं हाइला बोलते हैं, यही ये लोग एग्जाम्पल ही देते हैं, एग्जाम्पल सीधा उठा के दे देते हैं, ट्री फ्रॉग दे देंगे, कभी बोलेंगे ट्री फ्रॉग का क्या नाम होता है, ओके, ये पूछते हैं लोग, ठीक है, यहीं से लोग देते हैं भैया। चलो ये तो अभी डिफिकल्ट, मतलब उतना तो नहीं देते, राना ट्रिग्निया क्या है, तो आप उतना लर्न भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको उतना नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेन क्या है कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 3 चैम्बर्ड किसमें होते हैं, नहीं होते हैं, ये बहुत रिपीटेशन वाला था, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, इसको आप इग्नोर मत करिए। आप सीडीएस के लिए जा रहे हो, एनडीए के लिए जा रहे हो, व्हाट्सओवर किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसको इग्नोर मत करिएगा भाई, ठीक है। ओके, which of the following statement is incorrect about the malaria? It is a disease that caused by the parasitic insect. It is caused by the mosquito. It is mostly spread in the region of swamp. It is cured by the chloroquine. देखिए क्लोरोक्विन, it is spread by the mosquito, बहुत सिंपल आंसर है इसका। कौन सा मॉस्किटो के काटने से भाई होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। कौन सा होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, और बोल सकता हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ आपका, हाँ बस इतना ही पूछा था ज्यादा करके यार, और तो कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होता है, और क्या क्या होता है, और मेन किस पे अफेक्ट करते हैं, तो आरबीसी पे अफेक्ट करते हैं, आरबीसी या लिवर सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर लगातार बुखार उखार आता रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात इतना बहुत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें ये पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो की हो सकता है। क्लास 8th की एनसीईआरटी में आपको डिटेल इसका मिल जाएगा, इतना ही दिया है तो ये लोग इतना देते ही, इससे ज्यादा लोग नहीं पूछते आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और कुछ इसके अंदर तो नहीं है, चलिए, सॉरी इनकरेक्ट बोला है, ओके सॉरी। तो देखो इनकरेक्ट में देखो, ये तो करेक्ट होगा, हाँ स्वैम्प वाला एरिया मतलब वहां पे दलदल एरिया में मच्छर पैदा होता है, बिल्कुल, हाँ क्लोरोक्विनिन से बिल्कुल सेफ होता है, ठीक है। यहाँ पे डिजीज कॉज बाय द पैरासिटिक नहीं होता, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ओके। और यहाँ पे प्रोटोजोआ है, जो कि वो क्या है, अपने आप में प्रोटोजोआ है। और एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कौन से डे को हम मनाते हैं, मलेरिया डे, तो 25 अप्रैल को हम मनाते हैं, जैसे 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, उसी तरह से हम 25 सितंबर को क्या मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी तो आपको बता दिया मैंने। आगे आप आराम से, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, तो देखो यार भाभा जी हैं हमारे, एच.जी. भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि बार्क कब स्टेब्लिश हुआ था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ये तो स्टैटिक नॉलेज है, इसके अंदर तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो मत नहीं पता, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई, किसकी वजह से प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो फिजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन तो सन के अंदर होता है, यहाँ पे फिजन होता है, लेकिन किस टाइप का फिजन होता है, कंट्रोल्ड फिजन होता है, ठीक है। और वही अगर बम के अंदर क्या होता है, इट इज अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, यहाँ पे इसको कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। सो दैट इज द ओनली थिंग,
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे भी बहुत पुराना है, तो उस टाइम थोड़ा इजी क्वेश्चन, मतलब अभी के लिए हिसाब से इजी होता है, बिकॉज आप कभी पुराने पेपर को देखते हैं थोड़ा इजी लगता है हमें, ठीक है, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सीरीज अब चलती रहेगी, कोई ना कोई PIQ सीरीज हमेशा चलती रहेगी, बिकॉज देखो PIQ भले हो BPSC का हो, UPPCS का, किसी का भी हो, दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, उसको इग्नोर मत करिएगा, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प ही करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, ये BPSC PIQ का पार्ट 3 है, जिसके अंदर मैं अभी 38 BPSC के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 38 BPSC हुआ था 1992 के अंदर, तो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं, देखिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकता बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन उस टाइम के, तो आज से 30 साल पहले के करंट अफेयर आप पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट टाइम एशियन गेम कब हुआ था, तो वो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि पहले था। दीज आर द मिसलेनियस क्वेश्चन। जैसे कि एक मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे है, विच रिपब्लिक ऑफ फॉर्मर USSR वाज फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। क्या पता उस टाइम का वो एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे 1990 के अंदर ही तो USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो बिल्कुल उस टाइम पे एक अपने आप में हॉट फेवरेट क्वेश्चन में से रहा होगा। लेकिन क्या आज एक क्वेश्चन बन सकता है? आज एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर मैं कराऊंगा जो मिसलेनियस का पार्ट है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए मिसलेनियस, यही ऐसे ही मिसलेनियस हम कवर करते हैं। मिसलेनियस कवर करने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आप कितनी वन लाइनर पढ़ोगे, कहां कहां से पढ़ोगे आप, ठीक है, पागल हो जाओगे, इतने वन लाइनर है। वन लाइनर का कोई एंड ही नहीं, बोलते ना कि महासागर है वो, तो इसलिए हमें वो उस वन लाइनर को फोकस करना होता है जो हमारे PIQs में कवर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। सो दैट्स हाउ वी डू द मिसलेनियस, उससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं, एंड देन इसी तरह हमारा GK मजबूत होता है। यही तरीका भी है। विच रिपब्लिक ऑफ फॉर्मर USSR वॉज फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो देखिए इसमें जो इसका आंसर इस्टोनिया है, ठीक है। अब आपको ही पता होना चाहिए कि इस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, ये 3 कंट्रीज हैं, तीनों को हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, बिकॉज बाल्टिक से बगल में है उनके, तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं बाल्टिक सी से, और तीनों पहले USSR का पार्ट थे, और ये तीनों ही फर्स्ट, मतलब ये इस्टोनिया पहले है, लेकिन उसके बाद लैटविया और लिथुएनिया दोनों उसके बाद निकले हैं। और तीनों की कैपिटल भी पूछी जाती है, FCAT में तीनों की कैपिटल काफी बार पूछी गई है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इस्टोनिया की कैपिटल आपको बता दूं मैं, टैलिन है, टैलिन, ठीक है। लिथुएनिया की आपकी विल्नियस, और एक है लैटविया बहुत फेमस है वैसे। इसकी कैपिटल काफी सिंपल है। लैटविया की है रीगा। ये पूछे गए क्वेश्चन सर, इवन मुझे याद है 2019 में FCAT जब मैंने दिया था, तो उसमें लैटविया का आई थिंक उन्होंने पूछा था, लैटविया का पूछा था कि अपना लिथुएनिया का, किसी एक का तो भी पूछा ही था उन्होंने, बट ये पूछते हैं वो लोग इसको ऐसे ही। देखो अभी आपको सिंपल सी बताता हूँ, कैपिटल हो गई, करेंसीज हो गई, आप एक दिन पढ़ने के लिए बैठोगे ना, आपको नहीं याद होंगे, आप कहीं लिख लो, मतलब ये बात बोल रहा हूँ जो, इसलिए व्हेनेवर यू आर लाइक PIQ सॉल्व करो, ये सब चीज़ों को नोट बनाते रहो, एक अलग से मिसलेनियस की नोटबुक बना लो, या उसके अंदर सब चीज़ें नोट डाउन करते रहो, दैट विल हेल्प यू। बहुत टाइम पे तो करंट अफेयर के साथ मिसलेनियस कर लिया जाता है। वैसे तो करंट अफेयर की सीरीज भी है मेरी, आज अपलोड नहीं कर पाया, बट वो चलती रहेगी, ठीक है। ड्यू टू द टाइम का, वही बहुत सारी चीज़ें थी यार, मैंने तो आज हेयर कटिंग के लिए जाना था मुझे, तो उसमें बहुत टाइम, भालू बना हुआ था मैं, तो चलिए वो तो छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया के तो आप मॉस्को जानते हैं, रशिया की तो कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए जानना, और यूक्रेन की भी आपके लिए बहुत नॉर्मल है, मतलब क्यू है, कीवी एक तरह से बोल लो, क्यू बोल लो, KYIV क्यू है, तो ये कैपिटल तो बहुत कॉमन है, ठीक है। चलिए, हु वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन द अवार्ड डिक्लेयर्ड ऑन द रिपब्लिक डे 1992। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे मुझे कुछ सीखना है, मुझे इससे एक चीज समझना है कि भारत रत्न जो है, क्या भारत रत्न के ऊपर CDS में, NDA में, इवन एनी ऑफ द स्टेट PCS क्या क्वेश्चन नहीं आता है? बिल्कुल आता है भारत रत्न के ऊपर। तो मुझे वो समझना है कि भारत रत्न से रिलेटेड क्या क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, भारत रत्न के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे, पोस्टमसली किसको मिला है, ठीक है। आप बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि क्या बता रहा हूं मैं, लेकिन यस, दे हैव आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम कि भारत रत्न पोस्टमसली किसको किसको मिला हुआ है, कौन से ईयर में मिला हुआ है। ईयर तो चलो छोड़ देते हैं, लेकिन पोस्टमसली उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका। चलिए, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ पोस्टमसली किसको किसको मिला। ये क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, और ये पोस्टमसली की शुरुआत इनसे ही की गई है। ये भी एक चीज बता रहा हूँ, फैक्ट बताता हूँ आपको कि पहले पोस्टमसली वाला कंसेप्ट नहीं था, ये पोस्टमसली का कंसेप्ट इनसे ही चालू किया गया है, इनको ऑनर करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद अंबेडकर साहब को मिला है, पटेल जी को मिला। ये अंबेडकर साहब का, पटेल जी का और अपने राजीव गांधी का उन्होंने एक बार क्वेश्चन में पूछ रखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मिसलेनियस का क्वेश्चन है और उन्होंने एक बार पूछा था। अच्छा, एक और चीज उन्होंने पूछी थी, बताता हूं आपको, कि राजीव गांधी के बर्थ दिवस को और डेथ दिवस को हम क्या क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। अब वो सोचिए, अब देखिए, इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सद्भावना दिवस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, आई थिंक 20 अगस्त की इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और 21 में जिस दिन इनकी मतलब हत्या हो गई थी, तो उस दिन को मनाया जाता है एज अ एंटी टेररिस्ट डे। क्या बोलते हैं? एज अ एंटी टेररिस्ट डे। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने कैसे पूछा, आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बार पूछा था कि 21 मई को क्या मनाया जाता है, एज अ एंटी टेररिस्ट डे मनाया जाता है। फिर उन्होंने एक बार आई थिंक 4-5 साल बाद उन्होंने एक याद आया उनको कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट करना है, तो उन्होंने एग्जैक्टली नहीं रिपीट किया। उन्होंने क्वेश्चन कैसे रिपीट किया, इसी डेज की बात बता रहा हूं आपको मैं। उन्होंने रिपीट किया कि राजीव गांधी के डेथ एनिवर्सरी को हम किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, बताइए। एक ही बात होगी ना, क्या लगता है आपको? यही क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, हार्मनी डे, और उनके डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है एज अ एंटी टेररिज्म डे, एज अ एंटी टेररिज्म डे। तो ये रिलेट करना चालू कर दीजिए, ये सब चीज, यही मिसलेनियस है, यही मिसलेनियस है। ठीक है, चलिए। उसके बाद मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया है। भूपेन हजारिका तो काफी फेमस आसाम के हैं वैसे। ठीक है। उसके बाद पीबी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, अभी तो इनको तो 2024 वाले हैं। एमएस विश्वनाथन जी, इनको भी 2024 वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मिला हुआ है, ये भूलेंगे नहीं आप। एंड इट वाज स्टैब्लिश इन 1966, जो एज हम पोस्टमसली जो दे रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सार्क? कभी कभी लोग सार्क का वो पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी कभी सार्क का पर्पस पूछ लेते हैं, कभी कभी सार्क का ये लोग पूछते हैं कि इसका ये क्या है, अरे यार कौन कौन सी कंट्रीज है उसके अंदर, ये लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनका मतलब ये हॉट फेवरेट है इनके लिए। इस तरह से लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, और वही कंसेप्ट है, और कुछ तो है नहीं। तो इसका पहले फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउथ एशिया, क्या मतलब आपको पता भी होगा यार, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। पर्पस क्या है, देखिए, रीजनल कॉर्पोरेशन अपने आप में फॉर्मूला के अंदर ही है कि रीजनल कॉर्पोरेशन करेंगे, यही है, देखिए, यही तो है रीजनल कॉर्पोरेशन, इसीलिए तो स्टैब्लिश किया गया। फुल फॉर्म भी पता हो तो आप कर सकते हैं। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1985 में किया गया था इसको स्टैब्लिश। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलता है? काठमांडू में देखने को मिलता है। काठमांडू कहां है? नेपाल की कैपिटल है। कितने मेंबर है? 8 मेंबर है इसके। 8 मेंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए, इंडिया और उसके नेबरहुड है पूरा। ठीक है। अब इंडिया के साथ जितनी भी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ मिलती है, और इंडिया के म्यांमार को हटा दो, सॉरी, म्यांमार यहाँ पे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, म्यांमार को हटा देते हो तो शुरू कर दो, नेपाल आएगा आपको इसमें, नेपाल में तो हेडक्वार्टर इसका, सेक्रेटरीट है। भूटान आएगा, नेपाल भूटान भाई भाई। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। कितने हो गए? 4 हो गए। इंडिया हो गया अपना फेवरेट। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। अब उसके बाद श्रीलंका है, और अपना एक मालदीव है। ठीक है, उसके बाद और क्या बच जाता है? और कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश। तो हम ही आ जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और 2 हमारे आइलैंड नेशन है। म्यांमार इसमें नहीं है, एक एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखना है, म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक। ठीक है, म्यांमार किसका पार्ट है? बिम्स्टेक का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन अभी आपके लिए रखा है मैंने कुछ चीजें, चिंता मत करिए। ठीक है, आपकी कैपिटल भी यहाँ पे रखी है मैंने, काबुल इसकी कैपिटल, ढाका है, थिम्पू है, न्यू दिल्ली अपनी कैपिटल है। उसके बाद माले है। देखिए, ऐसे ही पढ़ा जाता है। श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे इनकी लेजिस्लेटिव है, और कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव है। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि श्रीलंका हैज 2 कैपिटल्स, वन इज अ लेजिस्लेटिव, वन इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव कैपिटल लाइज इन द श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे एंड द एग्जीक्यूटिव लाइज इन द कोलंबो, क्या गलत स्टेटमेंट होगा? अभी क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा बताइए? ये जब आपके डे टू डे में मिलते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस, नोबडी विल गिव यू सच क्वेश्चन। ये आपको आपकी जानकारी में आने चाहिए। एक करंट अफेयर से हमेशा, श्रीलंका कोई बड़ी बात थोड़ी करंट अफेयर में ना रहे, समझे आप? तो दैट्स हाउ दे मेक द क्वेश्चन एंड दे कनेक्ट विथ इट। दे कनेक्ट द स्टैटिक जीके विथ अ करंट वन, विद अ कंट्री एंड ऑल। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में बोल देंगे कौन सा स्टेट है, तो पाक स्टेट है, लाई करता है। हम पाक स्टेट से क्यों नहीं गुजरते भैया? हम शिप क्यों नहीं लेके पाक स्टेट से गुजरते? हम श्रीलंका के नीचे से क्यों जाते हैं? क्योंकि यार पाक स्टेट बहुत शैलो है, हम शिप लेके नहीं गुजर सकते वहां से। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी पूछ लेते हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ये पूछते हैं, वही रीजनल इंटीग्रेशन पर्पज है इसका।
और तो अफगानिस्तान ये छोड़ो, इतना कोई मत, अब इस टाइम उतना एक्टिव ग्रुप है नहीं वैसे। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सार्क के ऊपर, बिम्स्टेक के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, तो ये एक अलग से मैं वीडियोस बना दूंगा। इनके ऊपर पीआईक्यू ऐसे ही पूछे गए हैं, इनके ऊपर कुछ बड़े बड़े पीआईक्यू नहीं पूछे इन्होंने, इसी टाइप के पीआईक्यू इनके ऊपर बनते हैं। दीज आर द रीजनल कॉपरेशन वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब बिम्स्टेक की बात कर रहे थे, बिम्स्टेक का फॉर्मेशन 1997 में इन्होंने किया था, बे ऑफ बंगाल। अभी देखिए ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये टॉपिक मेरे लिए क्यों आसान होते थे, बिकॉज ये टॉपिक्स में अपने इसमें लेक्चरेट की प्रैक्टिस किया करता था इन चीजों की, तो इसमें बहुत बेसिक हो जाता था कि बिम्स्टेक का फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक कब बना था, कौन सी स्टार्टिंग की 4 कंट्री थी, बिस्ट थी पहले, ठीक है। तो बहुत आसान था मेरे लिए तो, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके अपने नेपाल भूटान बाद में ज्वाइन हुए, तो ऐसे चलिए यहाँ पे इसके अंदर 7 कंट्री हैं। शुरुआत में कौन सी थी, बिस्ट थी, ठीक है। जैसे बांग्लादेश था, BIST, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था, बिस्ट था। नेपाल और किधर गया, नेपाल भूटान बाद में ज्वाइन हुआ और म्यांमार बाद में ज्वाइन हुआ इसके अंदर। फिर बाद में बिम्स्टेक बना दिया इसको इन्होंने। तो देखिए यहां पे अब खुद देख रहे हैं क्या अंतर है। यहां पे आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड हो गया, आपका यहां पे ये साइड हो गया अपना मालदीव साइड हो गया, लेकिन श्रीलंका है। तो 3 कंट्री आपने उधर साइड कर दी, यहां से म्यांमार को आपने जोड़ दिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ दिया आपने। यहाँ पे 7 कंट्रीज है। ये क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज हैं और इसमें कौन सी कंट्री है, सार्क में कौन सी कंट्री है। ये ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, हमारे लिए बहुत काम की चीज है। इट इज अ गेटवे फॉर द साउथ ईस्ट नेशन। अब तो यार क्या ही बोलूं मैं, क्या बकवास करूं यहाँ पे। तो अब तो बांग्लादेश हमको धोखा ही दिया जा रहा है, तो अब तो ये रीजनल ग्रुपिंग थी तो ये लोगों ने मजाक ही बना रखी है, ठीक है। चलिए ये पाकिस्तान इज अ मेंबर, म्यांमार एंड थाईलैंड यहाँ पे नहीं लेकिन यहाँ पे एडेड है, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचशील। अब खुद देखिए, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, पंचशील उन्होंने कभी भूलते ही नहीं वो लोग पूछना। पंचशील का उन्होंने कंसेप्ट उन्होंने पकड़ के रखा कि भाई पंचशील हमें पूछना है। पंचशील के 5 वो हैं, पिलर्स हैं। और किसने साइन किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था जू एन लाई के साथ। अपने पाकिस्तान अपने चाइना के प्रीमियर थे, 1954 में साइन किया गया था। क्या क्या था इसके अंदर, उन्होंने बोला था हम एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। तभी तो नेहरू जी कॉन्फिडेंट थे कि यार ये तो बिल्कुल, हमने तो ट्रीटी साइन कर रखी है, दे विल रिस्पेक्ट द ट्रीटी। बट उनको क्या पता था कि वो एक सांप से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला नहीं है बंदा, ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। तो भाई उन्होंने तो भाई अटैक ही कर दिया 1962 में आके। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द ईच अदर इन द टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद अगला था नॉन एग्रेशन। हम मतलब इंटरनल मैटर में एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रहेगा हमारा, नॉन एग्रेशन रहेगा, इक्वालिटी एंड कॉपरेशन की बात करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे। यस यही बात है यहाँ पे, फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग द कंट्रीज, हमारा यही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट की बात यहाँ पे नहीं है, वो तो नाम है अपना अलग से। तो ये हमेशा लोग पंचशील को पूछते हैं, पंचशील हमेशा पूछा गया। अब कितनी बार बताऊं आपको मैं, ठीक है। आप अगर पेपर करते हैं तो बहुत बार, ठीक है। चलिए आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। अच्छा एक और चीज देखो यार, क्लासेस भी स्टार्ट कर दी मैंने, हर बार बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन क्या करें। ओके, सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लाइक ज्वाइन मी, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को इस नंबर पे, जो भी आपको डाउट रहे। और फीस बहुत ही नॉमिनल है टिल योर एग्जाम और इवन आफ्टर दैट ऑल्सो। बट इतना आपको भरोसा देता हूँ कि अगर आप नौसिखी भी हैं तो आपको लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन कोर्स एज ए साबित होगा वो, ओके। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि हम तो पहली बार दे रहे हैं, तो यार पहली बार में इतना अच्छे से कर रहे हो ना कि अगली बार आपको मतलब पहली बार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, अगर थोड़ी सी आपसे कम मेहनत भी हो जाए तो अगली बार तो बोलेगा सब अपने को पता है, प्रोसेस पता, अपन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं पहली बार में उतना लेवल अप नहीं कर पाते, दूसरी बार में पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं। और बाकी मेरा गाइडेंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, और इसमें आपको पीआईक्यू पे स्पेशल फोकस रहेगा, साथ ही साथ आपके पूरा सिलेबस थॉरली कवर कराया जाएगा, एक भी चीज मिस नहीं होगी। और साथ में मॉक टेस्ट आपका रेगुलरली होता रहेगा, हर वीक में मॉक टेस्ट होगा जो भी हम पढ़ेंगे। सो दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग, बाकी आपकी मर्जी। और नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, एनी टाइम यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सअप, ओके। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं विच इज द फेमस इंडियन इज नोन एज अ गुरुदेव। देखो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है गुरुदेव, ठीक है। वैसे बोलते हैं कि इनको गांधी जी ने गुरुदेव की वो बोला था, लेकिन और इनको चलो गांधी जी इतना कोई पूछता नहीं, बट गांधी जी ने दिया था इनको गुरुदेव का वो। और ही इज द फर्स्ट नोबेल लॉरेट जिनको हम लिटरेचर में मिला था गीतांजलि के लिए 1913, हम जानते ही हैं। इन्होंने अपने जनगण मन अधिनायक लिखा था, 1911 में उसको गाया गया था कलकत्ता सेशन में, ठीक है। ये पूछा जाता है। चलिए चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है भाई, मूवमेंट टू सेव द ट्री, बिल्कुल सही बात है, मूवमेंट टू सेव द ट्री। और चिपको मूवमेंट आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये बहुत ही मतलब ये तो बेसिक चीज है यार, अब क्या बताएं इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत बार अभी जितने भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट टू, इसमें मतलब औरतें जो थी
जो रेनी विलेज था वहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, उसमें औरतें चिपक गई थी, उन्होंने भाई कि कुछ भी हो जाए हम बचा के रखेंगे। और बहुत सारे और भी लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो एक इसके ले रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद गौरा देवी जी, तो ये लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, सोशल एक्टिविस्ट थे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चिपको मूवमेंट, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनेस्को, यूनेस्को की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यूनेस्को की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 लैंग्वेज है भैया, ठीक है, 6 लैंग्वेज है यूनेस्को की लैंग्वेजेस है। यूनेस्को नहीं, जो यूएन की लैंग्वेज है वही यूनेस्को की लैंग्वेज है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। बहुत बार पूछते हैं यूनेस्को के बारे में, ठीक है। देखो 6 लैंग्वेजेस है। देखो यार सिंपल सी बात है, कौन सी 6 लैंग्वेजेस? पहले यूएन के आप परमानेंट मेंबर देख लो, यूएन के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? देखिए, अपना आता है चाइना, हमारा ड्रैगन, रशिया, उसके बाद अपना यूएसए, उसके बाद आता आपका इंग्लैंड, यूके और फ्रांस आता है, करेक्ट। यही 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। इन पांचों की लैंग्वेज रहेगी। चाइना की मैंड्रिन हो जाएगी, रशिया की रशियन हो जाएगी, यूएसए का और यूके का इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए। एक अरेबिक है और एक स्पेनिश है, ठीक है। ये 6 लैंग्वेजेस, यही 6 लैंग्वेज फॉलो करते हैं, और इतना ही आता और तो कुछ आपको। अच्छा, एक और है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको बताना चाहता हूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे एसोसिएटेड है? तो देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, अभी वाले तो नहीं, अभी वाले नहीं, वो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आ रखी थी, उस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उससे एसोसिएटेड है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो एक अपना एजुकेशन से रिलेटेड है, और पर्पस वही था कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द 14 साल, उससे एसोसिएटेड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इस दिमाग में रखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ द बुक लाइव डिवाइन। अब लाइव डिवाइन की बात करते हैं तो आपको अरविंदो घोष तो बिल्कुल नहीं भूलना। अरविंदो घोष जी यहाँ पे हैं। लाइव डिवाइन के अरविंदो घोष वही है जो पुडुचेरी में चले गए थे, उन्होंने फिर बोला कि भाई अब मुझे इसमें अंदर पार्ट नहीं लेना, आई एम हैप्पी विथ इट, ओके। सो ही डिड दैट, एंड उन्होंने फिर रिवर्थ ऑफ कर्मा, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। तो लाइव डिवाइन उनकी, लाइव डिवाइन और सावित्री, एक सावित्री भी किताब है उनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेरियस, अभी स्टेट एंड डांस फॉर्म। आप बताइए, स्टेट और डांस फॉर्म रटते रहेंगे आप? क्या आप रटते रहेंगे? ऐसा हो पाएगा आपसे? मेरे से तो नहीं हो सकता भाई। मैं तो सिंपली है कि जितना पीआईक्यू में कवर होगा मैं करूंगा, नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ूंगा पहले, बस इतना ही पता है मेरे को, इससे ज्यादा नहीं जानता मैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आसाम का तो बहुत फेमस है, आसाम का बिहू कर लीजिए आप, सॉरी आसाम का बिहू कर लीजिए। उसके बाद आपका राजस्थान का घूमर बहुत फेमस है, राजस्थान का घूमर और अपना आसाम का बिहू बहुत फेमस है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो गया बुरा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का नती। इफ आपको इतना ही यहाँ पे दिमाग में रखो, जब जब पीआईक्यू आता रहेगा तो डांस फॉर्म करते रहेंगे। फिर कथक अपना नॉर्थ इंडिया का हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, बाकी तो इतना पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में सब पूछे जाते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे, इट्स माई लाइक मेरा यही तरीका है, ओके। अदरवाइज चलो आपको कुछ बता देता हूं मैं कुछ, क्योंकि मेरा मूड नहीं था, बट ठीक है चलो अभी कर ही लेते हैं, ठीक है। एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कथक तो आपको नॉर्थ इंडिया का मिलेगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश, जो अपने घराने बहुत सारे हैं उसमें। उसके बाद कथकली, कथक और कथकली में अंतर है। कथकली केरला का है, कथकली KLI कली, ये आपको केरला का मिलेगा। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरला का है। उड़ीसी तो उड़ीसा का हो जाता है। सतरिया एक आसाम का है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बिहू भी आसाम का, वैसे बिहू तो जब वो लोग न्यू हार्वेस्ट सीजन आता है तब बिहू मतलब मनाते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम बता दिया आपको, उड़ीसी बता दिया, और सतरिया फेमस है वैसे आसाम का, ठीक है। चलिए, और बाकी तो यहाँ पे बुर्रा और नती भी दिमाग में रखें। नती हिमाचल प्रदेश का है और बुर्रा आपका आंध्र प्रदेश का है। चलिए, कलिंगा प्राइज आपको साइंस में मिलता है, साइंस में दिया जाता है। अब देखो, कलिंगा प्राइज हर साल पूछते हैं किसको मिला, लेकिन कलिंगा प्राइज किससे एसोसिएटेड है? अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार उन्होंने पूछा, CDS में पूछा, NDA में पूछा, पता नहीं कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में UPSC में पूछ रखा है, ठीक है। चलिए, डूरन कप किससे एसोसिएटेड है? अब बताइए भैया, फुटबॉल से एसोसिएटेड है डूरन कप। इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्या है, पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज दैट कि क्या ये इतना भी जो बेसिक चीज हमको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो भाई डूरन कप आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है और बहुत पुराना है, बता, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना टूर्नामेंट है,
कोई आज का नहीं है, मतलब ब्रिटिश एरा से चला आ रहा, मतलब उससे भी पहले आता है 1888 से, साथ से ये 1888 से चालू हो रखा है। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फेमस फॉर, यार देखो इन्होंने जिसके लिए काम किया था ना उसके ऊपर सौभाग्य से मैंने अपने थर्ड ईयर में, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर बीएससी, तो मैंने उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, प्रूफ किया था कि कैसे, मतलब इन जब बोलते ना कि सिर्फ हम लाइट, मतलब डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट था पूरा मेरा। आराम से 3-4 महीने लिए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। मैंने आराम से रात भर बैठता था मैं इसके लिए इन द कॉलेज, तो बैठ के सब काम किया मैंने। मेरा गाइड रहता था, तो गाइड सर रहते थे जो, तो बहुत काम किया था इसके ऊपर जस्ट टू प्रूव दैट। फिर उसके लिए जो मेटल लिया था मैंने निकल का, तो प्रूव किया था कि उसका थ्रेशोल्ड क्या है। तो ये बहुत बहुत काम किया इसके ऊपर। फिर उस टाइम मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था, मैंने ठीक है, मतलब मैं कोई वो नहीं, मतलब बट एक था कि इस टाइम हम आसानी से विद इक्विपमेंट हम प्रूव कर सकते हैं, तो दैट आई हैव डन। ओके, सो दैट वाज अ थिंग। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक इतना ही है। ओके, क्योंकि देखो अभी 38th बीपीएससी वाले सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिया। अब इसको एक मर्ज कर दूंगा मैं, और अभी अगला भी जो वीडियो आएगा वो 39 बीपीएससी रहेगा, फिर ऐसे 39, 40, 41 जो भी रहेगा आपका, दैट आई विल डू विथ यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।